हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हीगल को पढ़ेंगे और हीगल के विचारों को देखेंगे। तो आज की क्लास हमारी हीगल के ऊपर होने वाली है। तो हीगल के विचारों को पढ़ने से पहले हमें हीगल के बारे में समझना चाहिए कि हीगल कैसे विचारक हैं, हीगल के विचारों का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा है, हीगल किससे प्रभावित हैं। इन सब चीजों का एक एक करके हम पढ़ने का प्रयास करते हैं और पहले हीगल के एक शॉर्ट आइडियाज को देखते हैं। देन उसके बाद हम हीगल को डिटेल में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखते हैं पहले हीगल के बारे में। हीगल के बारे में हमें आज क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये हीगल है हमारा। हीगल, पहली बात हमें समझना है कि हीगल एक आदर्शवादी विचारक है। ठीक है, हीगल इज एन आइडियलिस्टिक थिंकर। ठीक है, अब दूसरी चीज हमें क्या हीगल के बारे में पढ़ना है। हीगल का एक तो आदर्शवाद पढ़ना है, दूसरी चीज हीगल का विचार तत्व क्या है। विचार तत्व क्या है, हीगल की चेतना क्या है, और हीगल की चेतना के साथ साथ हीगल ने विवेक का सिद्धांत क्या है हीगल का। फिर हीगल के इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए हम विश्वात्मा का विचार पढ़ेंगे। विश्वात्मा का विचार क्या होता है ये देखेंगे, यानी फिर इसके बाद हीगल की डायलेक्टिक मेथड क्या है, डायलेक्टिकल प्रोसेस क्या है इसका। ठीक है, ये सारी चीजों को देखेंगे। फिर इसके बाद हम हीगल के राज्य के बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद हमें देखना है हीगल का स्टेट कैसा है ना, और हीगल और यूनानी थिंकर्स में क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या इसमें सिमिलरिटीज नहीं मिलती। तो ये एक एक चीज हम आज स्टडी करने वाले हैं अपने इस टॉपिक में हीगल के बारे में। और हीगल के हम कुछ और विचारों को देखेंगे, जैसे जो युद्ध के ऊपर विचार हैं हीगल के, हीगल की स्वतंत्रता संबंधी क्या आइडियाज हैं, इनको भी हम एक एक करके यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो इतनी चीजों का अगर हम सार सीख लें, इतनी चीजों को हम अच्छे तरीके से सीख लें, तो हमारा जो टॉपिक होगा वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ जो चीजें अभी एक मुझे थोड़ा सा एक क्या कहते हैं कि एक दुर्घटना घट गई, मतलब कह सकते हैं कि अभी मैंने 1.30 आवर्स का है ना, 1.5 घंटे का एक वीडियो बनाया हीगल के ऊपर, जस्ट बनाया, और उसमें आवाज नहीं आई है ना, आवाज केवल 15 मिनट तक आई। उसके बाद पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई कि वो 15 मिनट के बाद लास्ट के 1 घंटे 30 मिनट तक कोई आवाज ही नहीं है ना। तो वो मुझे चीज मुझे थोड़ी सी बेकार सी लगी कि माइक की क्या प्रॉब्लम थी। हालांकि मैंने माइक भी नहीं नया खरीदा है, तो उसमें क्या दिक्कत आ गई, कभी ऐसा नहीं होता था बट अभी अचानक से ऐसा हुआ। तो चलिए कोई बात नहीं, हम उसको अब नहीं सोचेंगे, हम दोबारा से 1.5 घंटे की क्लास या 1 घंटे की क्लास, जितने भी पॉसिबल हो पाएगा उतना हम आज प्रयास करते हैं सीखने का हीगल के बारे में। ठीक है, तो बीच बीच में अब हम चेक करते रहेंगे। ये जो ग्रीन लाइट हो रही है ना, यहाँ पर ग्रीन सिग्नल्स जो आते हैं, जो मूवमेंट हो रहा है, तो इससे पता चलता है कि हमारी साउंड क्वालिटी चल रही है। अगर ये स्टॉप हो जाएगा तो इसका मतलब है कि साउंड हमारा बंद हो चुका है। तो अब हम इसको 2-2 5-5 मिनट में एक बार हम जरूर देखेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत फिर से वही वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए अपने पीपीटी की तरफ आगे बढ़ते हैं, हीगल के विचारों को देखते हैं, हीगल का सामान्य परिचय सीखने का प्रयास करते हैं। एक तो हीगल जो है, हीगल का जो जन्म हुआ है वो जर्मनी के गार्ट नामक नगर में हुआ है। ठीक है, तो हीगल का जन्म कहां हुआ था, जर्मनी में हुआ था। जर्मनी का एक शहर है स्टुटगार्ट। ठीक है, हीगल 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का मतलब होता है कि 1850 के पहले का, है ना। तो ये 1850 के पहले का क्या है, जर्मन आदर्शवादी दार्शनिक है। यानी कि इसका प्रभाव जो आपको देखने को मिलेगा, 1770 में इसका जन्म होता है और 1831 से 1831 में इसकी डेथ हो जाती है। तो 1800 से लेकर के आपको 1831 तक इसके विचारों का प्रभाव जो है जर्मनी में देखने को बहुत ज्यादा मिलेगा। और इसके विचार जो हैं वो आदर्शवाद से हैं, प्रभावित हैं, या कह लें कि हीगल एक आदर्शवादी विचारक है। ठीक है, अब ये आदर्शवाद का पोप भी कहा जाता है। पोप का मतलब क्या होता है कि आदर्शवाद का पुजारी है। ये पुजारी क्यों कहा जाता है, क्योंकि आदर्शवादी जो विचारक होते हैं वो चेतना को ज्यादा महत्वपूर्ण देते हैं। ये कहते हैं कि विचार ही संपूर्ण सृष्टि का सार तत्व होता है। आदर्शवादी विचारक क्या मानते हैं कि विचार क्या होते हैं, संपूर्ण सृष्टि का सार होता है। ठीक है,
जबकि वहीं पर आप मार्क्स को पढ़ेंगे तो मार्क्स ने संपूर्ण सृष्टि का आधार क्या बताया, भौतिक जगत को बताया, भौतिक तत्व को बताया, ठीक है। लेकिन हीगल ने बताया कि संपूर्ण धरती, संपूर्ण राज्य जो बनता है, जो जो चीजें हमें दिखाई देती हैं, वो किसका परिणाम है, वो विचारों का परिणाम है। विचारों में संघर्ष होता है, विचारों में वाद प्रतिवाद, विचार हमेशा प्रगतिशील होते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना कि हीगल के अनुसार विचार क्या होते हैं, हमेशा प्रगतिशील होते हैं और विचारों में हमेशा द्वंद्व होता है। इसी द्वंद्व के माध्यम से आगे चल के राष्ट्र राज्य का निर्माण होता है, या कह लें आगे चल के जर्मनी में ईश्वर का अवतार होता है ना। अब यहाँ पर जर्मनी में ईश्वर का अवतार होने का मतलब कि ईश्वर स्वयं नहीं आ रहे धरती पर, है ना। तो हीगल ने बताया कि ईश्वर का अवतार होने का मतलब है कि राष्ट्र राज्य का उदय होगा। और राष्ट्र राज्य क्या होगा, राष्ट्र राज्य का मतलब है कि जो राष्ट्र राज्य आएगा वो विवेक की सर्वोच्च अभिव्यक्ति होगी। किसकी अभिव्यक्ति होगी, विवेक की सर्वोच्च अभिव्यक्ति, यानी चेतना की सर्वोच्च स्थिति, चेतना की सर्वोच्च अभिव्यक्ति, विवेक की सर्वोच्च अभिव्यक्ति क्या है, ईश्वर का प्रतिनिधि है या राष्ट्र राज्य का सिद्धांत है। इतना आप समझेंगे, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसे आदर्शवाद का पोप भी कहा जाता है। हीगल के आदर्शवाद को निरपेक्ष आदर्शवाद कहा जाता है। निरपेक्ष आदर्शवाद कहने का तात्पर्य है कि हीगल के विचारों में आपको जो है चेतना तत्व का प्रभाव ज्यादा दिखाई देगा। फिर हीगल के विचारों में आपको राष्ट्र राज्य का प्रभाव ज्यादा दिखाई देगा। फिर हीगल के विचारों में राज्य का महत्व ज्यादा है, व्यक्ति का महत्व कम है, ठीक है। तो हीगल जो है एक निरपेक्ष आदर्शवादी है और हीगल ने किसी भी प्रकार की कोई समझौता नहीं की कि जो है राज्य जो होता है वो भौतिक तत्वों का परिणाम होता है, ऐसा हीगल ने बिल्कुल भी नहीं माना। हीगल ने कहा कि संपूर्ण सृष्टि का सार तत्व क्या है, आइडिया है। अगर एक शब्दों में समझे तो आइडिया या चेतना, विवेक, प्रत्यय, कुछ भी आप बोल लें उसका मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो हीगल वॉज बोर्न इन अ सिटी कॉल्ड स्टुटगार्ट, जर्मनी, ठीक है। हीगल वॉज अ फेमस जर्मन आइडियलिस्ट फिलोसोफर ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड द पोप ऑफ आइडियलिज्म, इसे आइडियलिज्म का पोप भी कहा जाता है। हीगल्स आइडियलिज्म इज कॉल्ड एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हीगल के आइडियलिज्म को एब्सोल्यूट आइडियलिज्म क्यों कहा जाता है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे, कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप क्या बताएंगे कि हीगल को या हीगल के आदर्शवाद को निरपेक्ष आदर्शवाद क्यों माना जाता है। हीगल के आदर्शवाद को निरपेक्ष आदर्शवाद इसलिए माना जाता है, एक तो हीगल ने बताया कि संपूर्ण सृष्टि जो बनेगी उसका सार तत्व क्या होगा, चेतना होगा, विचार होगा। तो विचार चेतना के माध्यम से ही आदर्शवाद आया है। आदर्शवाद का मूल तत्व क्या है, आदर्शवाद का मूल तत्व है चेतना, आदर्शवाद का मूल तत्व है विवेक, आदर्शवाद का मूल तत्व विचार है ना। इन्हीं विचारों से क्या हुआ है, आदर्शवाद की उत्पत्ति हुई और आदर्शवाद में इन्हीं चीजों पर बल दिया जाता है। तो सभी चीजें क्या हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई। फिर दूसरी चीज क्या आपको समझनी है कि आदर्शवाद में राष्ट्र राज्य को प्राथमिक माना जाता है, राज्य ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय व्यक्ति के। इसीलिए हीगल ने क्या बोला, हीगल ने बोला कि राज्य क्या है, राज्य जो है धरती पर ईश्वर का अवतार है, ऐसा हीगल कहता है। क्यों बोलता है, क्या सच में धरती पर ईश्वर आया हुआ है, नहीं। ईश्वर का मतलब क्या है, विवेक की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है ना। राज्य क्या है, विवेक की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, चेतना की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है राज्य। तो इस तरीके से उस ये फिलोसोफर होते हैं जो ना, फिलोसोफर की बातों को आप डायरेक्ट वे में ना समझें। फिलोसोफर कहते कुछ है, उनका सेंस निकलता कुछ और है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी क्लियर करके चलनी पड़ेगी इस क्लास में, ठीक है, हीगल को अच्छे से समझना है। तो अब देखते हैं राजनीति चिंतन के क्षेत्र में हेगेल को आदर्शवाद का एक प्रमुख उन्नायक माना जाता है। तो अगर राजनीति चिंतन में हम देखें तो हेगल जो है एक प्रमुख आदर्शवादी विचारक के रूप में जाना जाता है। अब शुरुआती समय में हेगल की रुचि जो थी, जब कहा जाता है जब हेगल छोटा बालक था तब उसकी रुचि जो थी यूनानी विचारकों के प्रति इसका रुझान ज्यादा था और रोमन साहित्य की तरफ ये बहुत ज्यादा प्रभावित था। तो यूनानी परंपरा में आपको आदर्शवाद का प्रभाव दिखाई देगा, चाहे वो सुकरात के विचार हों, चाहे वो प्लेटो के विचार हों, चाहे आपको अरस्तु के विचार हों, सभी के विचारों में आपको कहीं ना कहीं आदर्शवाद के प्रभाव दिखाई देंगे, आदर्शवाद के विचार दिखाई देंगे। आपने प्लेटो को पढ़ा होगा तो प्लेटो का प्रत्यय का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, है ना।
विचारों का सिद्धांत पढ़ा होगा। प्लेटो कहता है विचार क्या होते हैं, विचार ही संपूर्ण सृष्टि के सार हैं। तो वही चीजें यहाँ पर हीगल भी बताना चाह रहा है कि संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ भी हम आप देख रहे हैं, पेन देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, वो विचारों का परिणाम होता है ना। जबकि कार्ल मार्क्स ने बोला कि जो कुछ भी इस संसार में है, संसार की प्रगति का कारण क्या है, भौतिक तत्व है। मार्क्स कहता है भौतिक तत्वों में संघर्ष होता है, तब जाके संसार आगे बढ़ता रहता है, तब इतिहास की अवस्था से वो आगे बढ़ता जाता है। लेकिन हीगल ने कहा कि जो राज्य होता है, जो समाज होता है, वो आगे कैसे बढ़ता है, विचारों के संघर्ष के कारण, चेतना में संघर्ष होता है। जो चेतना ये बोल रहा है, यही चेतना क्या होती है, ये हीगल ने बताया कि चेतना जो होती है वो प्रारंभिक अवस्था में जब होगी तो वो सोती हुई अवस्था में मिलेगी, यानी सुसुप्त अवस्था में, यानी पैसिव सिचुएशन में देखने को मिलेगी आपको। लेकिन धीरे धीरे इसमें क्या आएगा, एक्टिवनेस आएगा, और एक्टिवनेस आने से धीरे धीरे क्या होगा, इसके अंदर ये वाद बनेगा, वाद से ये इसके अंदर प्रतिवाद आएगा, और इसी चेतना में संघर्ष होगा, और यही चेतना आगे बढ़ती जाएगी, जिससे एक स्थिति ऐसी आएगी कि राष्ट्र राज्य का विकास होगा। लेकिन हीगल कहता है कि हीगल का जो द्वंद्ववाद है वो कंटिन्यू चलने वाला है, ये सतत प्रक्रिया का परिणाम है, हीगल कहता है। ठीक है, हेगल के विचारों में प्राचीन यूनानी चिंतक प्लेटो और अरस्तु के आदर्शवादी विचारों का भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अरस्तु ने एक सिद्धांत दिया, चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत। चक्रीय परिवर्तन, अरस्तु ने बताया कि जो शासन व्यवस्था होती है, एक बार राजतंत्र आएगा, राजतंत्र के बाद क्या होगा, कुलीन तंत्र आएगा, कुलीन तंत्र के बाद लोकतंत्र आएगा, और ये चक्र हमेशा क्या होगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, तो हीगल ने बताया कि जो द्वंद्ववाद की प्रक्रिया है, जो डायलेक्टिकल फॉर्म है, वाद प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक जर्मनी में राष्ट्र राज्य का उदय नहीं हो जाता, या कह लें जब तक जर्मनी में ईश्वर का अवतार नहीं हो जाता, तब तक यह द्वंद्ववाद की प्रक्रिया चलती रहेगी। द्वंद्ववाद किसमें होगा, विचारों में होगा, क्योंकि हीगल का उद्देश्य क्या है, विचारों के माध्यम से इस संपूर्ण सृष्टि की व्याख्या करना हीगल चाह रहा है। तो हीगल कह रहा है कि संपूर्ण सृष्टि का आधार क्या है, संपूर्ण जो विश्व है ये इस प्रगति क्यों कर रहा है, इतिहास प्रगति क्यों कर रहा है, क्योंकि विचारों में द्वंद्व हो रहा है। ठीक है, विचारों में द्वंद्व के कारण ही संपूर्ण सृष्टि जो है प्रगति कर रही है, ऐसा हीगल का मानना है। तो अब देखिए, अब अंतिम सत्य का जब पता लगाने की बात होती थी यूनानी युग में, यूनानी युग में क्या होता था, प्लेटो और अरस्तु के चिंतन में आप देखेंगे, सुकरात के चिंतन में देखेंगे तो वाद और प्रतिवाद चलता था। ठीक है, थीसिस और एंटीथेसिस चलता था। इस वाद प्रतिवाद के माध्यम से अंतिम सत्य तक पहुंचते थे हम। ठीक है, तो हीगल भी कह रहा है हमें अंतिम सत्य को जानना है। अंतिम सत्य क्या है, अंतिम सत्य जो है विश्वात्मा का विचार है। अंतिम सत्य जो है क्या है, ईश्वर का अवतार है धरती पर, है ना। अंतिम सत्य क्या है, राज्य जो है धरती पर ईश्वर का अवतार, यही क्या है, अंतिम सत्य है। ठीक है, तो अब धरती पर ईश्वर का अवतार क्या है, ईश्वर क्या है, विश्वात्मा क्या है, विश्वात्मा ही चेतना है, विश्वात्मा ही विचार है ना। विश्वात्मा ही क्या है, विवेक है। विवेक की सर्वोच्च अभिव्यक्ति ईश्वर में दिखाई देती है, विवेक की सर्वोच्च अभिव्यक्ति आपको राज्य में दिखाई देगी, विवेक की सर्वोच्च अभिव्यक्ति आपको जो है विश्वात्मा में दिखाई देगी। सारे नाम एक ही हैं, चाहे आप विवेक बोल लीजिए, चाहे आप ईश्वर बोल लीजिए, चाहे आप स्पिरिट बोल लीजिए, चाहे आप इसे महान आत्मा बोल लीजिए, चाहे आप इसे विश्वात्मा बोल लीजिए, चाहे आप इसे चेतना बोल दीजिए, सारे नाम एक ही है ना। चाहे आप कह दीजिए कि राष्ट्र राज्य जो होगा वो चेतना की सर्वोच्च अभिव्यक्ति होगी, चाहे आप बोल दीजिए राष्ट्र राज्य जो होगा वो ईश्वर का अवतार होगा, चाहे आप बोल दीजिए राष्ट्र राज्य क्या है, विवेक की सर्वोच्चतम अभिव्यक्ति है, चाहे आप बोल दीजिए राष्ट्र राज्य क्या है, ये महान स्पिरिट है, ग्रेट स्पिरिट है। तो सबके मतलब एक हैं, क्योंकि आदर्शवादी जो हैं वो विचारों पर, प्रत्ययों पर, और यहां तक कि उनके विचार प्रत्यय यह प्रदर्शित करते हैं, यानी कि आदर्शवादी अपने विचारों के माध्यम से ही संपूर्ण सृष्टि की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा वो जितने भी आदर्शवादी होते हैं, ठीक है, इसके अलावा विचारों के अलावा वो कहते हैं कि राज्य भी एक महत्वपूर्ण तत्व होता है, और राज्य जो है व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हीगल कंसीडर अ मेजर promoter of idealism in the field of political thought. In the beginning, Hegel was a
इंटरेस्टेड इन एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर। ठीक है, स्टार्टिंग में जो हीगल का इंटरेस्ट है वो एंशिएंट ग्रीक में है और रोमन के लिटरेचर में इसका इंटरेस्ट बना हुआ है प्रॉपर तरीके से। अब देखते हैं अगला पॉइंट, इन्फ्लुएंस, द इन्फ्लुएंस ऑफ द आइडियलिस्टिक थॉट्स ऑफ एंशिएंट ग्रीक thinkers Plato, Aristotle is also visible in Hegel's thoughts। ठीक है, तो आपको यहां पर जो आइडियलिस्टिक थिंकर्स हैं, जैसे हीगल आइडियलिस्टिक थिंकर है, तो हीगल के आइडियलिज्म पर, हीगल के ऊपर जो है प्लेटो का, सोक्रेटिस का, अरिस्टोटल के आइडियलिज्म का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। यह कह लें कि हीगल के विचारों में आपको ग्रीक थिंकर्स के जो आदर्शवाद हैं, ठीक है, ग्रीक थिंकर्स के जो आदर्शवाद के विचार हैं वो आपको हीगल के आदर्शवाद में दिखाई पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हीगल का झुकाव क्या था, हीगल जब छोटा बालक था तभी से इसकी रुचि कहां थी, प्राचीन यूनान की रचनाओं में, रोमन साहित्य में इसका प्रभाव या इसका झुकाव हीगल का देखने को वहां पर मिलता है। फिर हेगल के समय जर्मनी एक राष्ट्र राज्य के रूप में उदय नहीं हुआ था, लेकिन अब यहां पर उद्देश्य क्या है हीगल का, हीगल का उद्देश्य है जर्मनी को राष्ट्र राज्य बनाना। लेकिन जब हीगल का जन्म होता है तो जर्मनी एक राष्ट्र राज्य के रूप में सामने नहीं आता है, बल्कि प्रसिया क्या है, प्रसिया जो है जर्मनी का मालिक बना हुआ है, जर्मनी का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे जब भारत गुलाम था तो भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, ब्रिटिश कर रहे थे। तो वैसे ही जर्मनी क्या है, जर्मनी अभी राष्ट्र राज्य नहीं बना हुआ हीगल के समय में, और जर्मनी का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, प्रशिया कर रहा है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। जिस प्रकार से मैकियावेली जो है एक विखंडित टूटी फूटी इटली को एकीकरण करने का प्रयास था, जैसे इटली को एकीकरण करने के लिए मैकियावेली ने जो विचार दिए, जो सुझाव दिए, ठीक इसी तरीके से स्वप्न कौन देख रहा था, ठीक इसी तरीके से जर्मनी के बारे में हीगल का भी स्वप्न था। हीगल भी चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो, जर्मनी एक राष्ट्र राज्य बने। लेकिन बाद में इसका स्वप्न किसने पूरा किया, बिस्मार्क आया, बिस्मार्क वहां का चांसलर बना और उसने क्या किया, जर्मनी को राष्ट्र राज्य का दर्जा दिया या राष्ट्र राज्य के सपने को पूरा किया। ठीक है, तो आपको इतनी चीजें यहां पर समझनी है कि जिस तरीके से मैकियावेली एक राष्ट्र राज्य का निर्माण करना चाह रहा है, इटली को बनाना चाह रहा है, उसी तरीके से यहां पर हीगल भी जर्मनी को राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास कर रहा है। तो इतनी चीजें आप अभी इंट्रो पढ़ रहे हैं तो इतनी चीजें आपके लिए पर्याप्त हैं। आगे चीजें जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी वैसे मैं आपको और डिटेल में चीजें सिखाता जाऊंगा। बस आप पेशेंस रखें और वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको एक बीच में वीडियो के लास्ट में या वीडियो के एंड में आपको कुछ एग्जाम फैक्टर्स के कुछ पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और वहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं In Hegel's time, Germany had not yet emerged as a nation state, but Prussia represented Germany। ठीक है, लेकिन अब प्रशिया जो है जर्मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जर्मनी अभी तक राष्ट्र राज्य नहीं है, अभी जर्मनी के पास प्रॉपर संप्रभुता नहीं आई है। जस्ट एज अ मैकियावेली ड्रीम्ड द यूनिफिकेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड इटली एंड इट्स इमर्जेंस एज अ नेशन स्टेट, Hegel had same dream for the Germany which was later fulfilled by the Bismarck। ठीक है, तो इसमें बताया कि जिस तरीके से मैकियावेली ने एक ड्रीम देखा, क्या ड्रीम था उसका, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ठीक है, उसने कहा जो इटली फ्रेगमेंटेड है, जो इटली टुकड़ों में बटा हुआ है ना, उसको मैकियावेली, उसका ड्रीम था मैकियावेली का कि इटली को यूनिफाइड करना, एक बनाना। वैसे ही सेम ड्रीम जो है हीगल का भी है, जर्मनी को राष्ट्र राज्य बनाने का। हाँ, हालांकि बात अलग ये है कि बिस्मार्क ने जर्मनी को राष्ट्र राज्य बनाया। ठीक है, तो ये चीजें अलग है। लेकिन अब यहां पर आदर्शवाद के बारे में कुछ समझने का प्रयास करते हैं। आदर्शवाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोल्ड में लिखा गया है, तो आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आदर्शवाद क्या मानता है, कहता है कि इस जगत की समस्त वस्तुएं, यानी इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, चाहे वो वस्तुएं हो और चाहे सामाजिक संस्थाएं हो, विचार तत्व या चेतना तत्व की क्या है, अभिव्यक्ति है। ठीक है, आदर्शवादियों का मानना है कि संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ भी है, चाहे वो A to Z, चाहे जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती हैं, वो सब किसका परिणाम है, वो सब हीगल कह रहा है कि विचार तत्व या चेतन तत्व का परिणाम है ना। हीगल कह रहा है कि विचारों में द्वंद्व होता है, विचारों में द्वंद्व के कारण क्या होता है, समाज आगे बढ़ता है, ये समाज ऐसे आगे बढ़ता है। और एक चीज ध्यान रखना है
कि जो हीगल की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है, हीगल कहता है समाज का विकास एकल रेखीय प्रक्रिया में नहीं होता। ये आप नोट कर लीजिए, एकल रेखीय प्रक्रिया में नहीं होता। हीगल कह रहा है समाज का विकास एकल रेखीय प्रक्रिया में नहीं होता, बल्कि हीगल के अनुसार समाज का विकास एक जिगजैग फॉर्म में होता है, टेढ़े मेढ़े फॉर्म में जिसे कहते हैं, है ना। हीगल कहता है समाज का विकास जो है जिगजैग फॉर्म में होता है, सीधे समाज का विकास नहीं होता जाता, एक प्रक्रिया के थ्रू नहीं होता, बल्कि वाद प्रतिवाद संवाद, वाद प्रतिवाद संवाद, ये जिगजैग तरीका हमेशा चलता रहता है। तब जाके एक समय ऐसा आता है जब धरती पर ईश्वर का अवतार होता है, यह कह ले कि जर्मनी में राष्ट्र राज्य का उदय होता है। राष्ट्र राज्य का उदय का मतलब क्या है कि जो जर्मनी का विकास होगा वो चेतना की सर्वोच्च अभिव्यक्ति का परिणाम होगा। ठीक है, तो क्योंकि आदर्शवादियों का यही तो मानना है कि संपूर्ण समाज का सार क्या है, संपूर्ण समाज जो हम देख रहे हैं आज, वो किस लिए बना है, क्यों बना है, क्योंकि उसके बनने के पीछे क्या है, विचार, विचारों के परिणाम स्वरूप ही सारी चीजें आई है। चेतना के परिणाम स्वरूप ये विश्व, ये सामाजिक संस्थाएं, ये पॉलिटिकल सिस्टम, ये पेन, ये पेंसिल, ये मैं पढ़ा रहा हूं, ये किस लिए पढ़ा रहा हूं, इसके पीछे विचार तत्व है, इसके पीछे चेतना तत्व है, ऐसा आदर्शवाद का मानना होता है। ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे। फिर आगे देखते हैं, विचार तत्व में विकास की क्षमता और प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, विचार तत्व को क्या बोलता है, हीगल कहता है विचार तत्व क्या है, चेतना है। और चेतना क्या है, चेतनावाद है। और चेतना में क्या होता है, इसी चेतना में वाद, इसी चेतना में क्या आता है, एक समय बाद इस चेतना में बुराई उत्पन्न हो जाती है और यही चेतना वाद बन जाता है। वाद के परिणाम स्वरूप इसका एक प्रतिद्वंदी आता है, प्रतिवाद। ठीक है, और इसमें संघर्ष होगा, फिर इन दोनों में संघर्ष के परिणाम स्वरूप एक संवाद का उत्पन्न होता है। ठीक है, संवाद क्या होता है, विवेक की सर्वोच्च अभिव्यक्ति होती है। लेकिन यही संवाद आगे चल के फिर क्या बन जाता है, वाद बन जाता है कुछ समय बाद। फिर यही वाद से एक प्रतिवाद फिर निकलता है, इसका उल्टा, इसका अपोजिट। फिर इसमें वाद प्रतिवाद में संघर्ष होगा, फिर क्या निकलेगा, संवाद निकलेगा। ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक जर्मनी में ईश्वर का अवतार या राष्ट्र राज्य का विकास नहीं हो सकता, नहीं हो जाता, सॉरी। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर करके रखनी है। और हम बीच बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम, मैंने साउंड का बताया कि मैं एक बार देख चुका हूं, कहते नहीं एक कहावत है कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक 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 कर पीता है। अब मैंने 1.5 घंटे अपना टाइम वेस्ट किया है, पूरा वीडियो बनाया अच्छे तरीके से, और वीडियो को जब बाद में सुनने की बारी है, अपलोडिंग की बारी है कि सुन लूं कहीं इसकी साउंड क्वालिटी तो नहीं है, और सच में वही निकला, साउंड क्वालिटी बिल्कुल जीरो थी। 10 मिनट तक साउंड चला, उसके बाद जीरो पूरी साउंड हो गई, कुछ नहीं आ रहा था आवाज। ठीक है, तो अब कहते हैं ना कि अब वही चीज बार बार चेक करना पड़ेगा हमें, थोड़ी सी आपको डिस्टर्बेंस हो सकती है उसमें, लेकिन कंप्रोमाइज करें। अब देखिए हीगल कह रहा है कि विचार तत्व में क्या होता है, विकास की क्षमता पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हीगल के अनुसार जो विचार तत्व होते हैं, जो चेतना होती है, इसमें विकास की क्षमता पाई जाती है और वह इतिहास की लंबी यात्रा पूरी करके अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। हीगल कह रहा है कि जब चेतना की उत्पत्ति हुई, जब विचार की उत्पत्ति हुई, तब ये प्रारंभिक अवस्था में कैसा था, निष्क्रिय था, लेकिन धीरे धीरे इसका विकास हुआ, ये क्या होता गया, सक्रिय हुआ। सक्रिय हुआ तो इसमें क्या हुआ, ये वाद बन गया। वाद बना तो इसका कुछ समय के बाद प्रतिवाद भी आ गया, इसका विरोधी आ गया, इसी में इसका विरोध उत्पन्न हुआ, और वाद प्रतिवाद में संघर्ष हुआ और एक चीज निकली, संवाद निकला। ठीक है, संवाद में फिर क्या हुआ, संवाद कुछ समय के बाद फिर यही वाद बन जाएगा, क्योंकि संवाद में भी एक समय के बाद बुराई उत्पन्न हो जाती है, हीगल कहता है। फिर यही संवाद फिर क्या हो जाएगा, वाद बन जाएगा, और इसी वाद का फिर अपोजिट आ जाएगा, प्रतिवाद। फिर इसी वाद प्रतिवाद में संघर्ष होगा, फिर संवाद आ जाएगा। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो हीगल कह रहा है कि जो चेतना है, जो विचार तत्व है, इसमें निरंतर विकास करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अपने पेज में नोट करना है। आगे देखते हैं, हेगल का चिंतन उसकी अनेक दार्शनिक कृतियों में निहित है, यानी कि हेगल के विचार या हेगल का चिंतन जो हम देखते हैं उसकी बहुत सारी पुस्तकों में दिखाई देता है। अब हेगल के चिंतन का मुख्य तत्व क्या है, तो मुख्य तत्व इसकी विचार है, चेतना है। हेगल विचार और चेतना को ही या एक फॉर्म में समझे आइडिया, है ना। हेगल कहता है आइडिया ही क्या होते हैं, आइडिया ही पूरी दुनिया का सार है। हम आप चल रहे हैं, बोल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जो पेन पेंसिल कलम कैमरा किताबें जो चीजें बनी हुई हैं, ये सब किसका परिणाम है, ये सब हेगल कह रहा है ये सब चेतना का परिणाम है, ये सब विचारों का परिणाम है। अगर चेतना विचार नहीं होता तो आदर्शवाद नहीं होता, आदर्शवाद नहीं होता तो आदर्शवादियों ने राज्य की व्याख्या कैसे की है,
आदर्शवादियों ने कहा कि राज्य की उत्पत्ति एक चेतना के परिणाम स्वरूप हुई है। राज्य सर्वोच्च अभिव्यक्ति है चेतना का, राज्य ईश्वर का अवतार है। जितने भी आदर्शवादी होते हैं वो हमेशा राज्य को सर्वोपरि स्थान देते हैं, राज्य का महत्व तो ज्यादा मानते हैं। चाहे आप अरस्तु को ले लीजिए, चाहे आप हीगल को ले लीजिए, दोनों के विचारों में आपको राष्ट्र राज्य का जो विचार देखने को मिलेगा। यहां तक कि आप अरस्तु के विचारों को अगर अध्ययन करेंगे तो अरस्तु ने बोल दिया राज्य क्या है, एक सर्वोच्च संस्था है और राज्य के बाहर व्यक्ति नहीं रह सकता। राज्य के बाहर या तो देवता रहेगा या तो दानव रहेगा, और राज्य के अंदर ही व्यक्ति का विकास संभव है, ऐसा अरस्तु कहता है। तो राज्य पर ज्यादा बल दे रहा है। तो इसी तरीके से आदर्शवादी हीगल भी है। तो हीगल भी कह रहा है राष्ट्र क्या है, राष्ट्र राज्य प्राथमिक है उसके लिए, और व्यक्ति क्या है, व्यक्ति राज्य का अंग है। क्योंकि हीगल का राज्य कैसा है, हीगल का राज्य आंगिक राज्य है, हीगल का राज्य जैविक राज्य है, हीगल का राज्य जो है ऑर्गेनिक स्टेट है। तो आंगिक जैविक जो भी व्यक्ति राज्य को मानता है वो आदर्शवादी होता है, और जो आंगिक राज्य को मानने वाले होते हैं वे कहते हैं जैसे अंगों से मिलकर के शरीर का निर्माण होता है वैसे व्यक्तियों के योग से एक राज्य का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमारे अंग का महत्व है, क्यों है, क्योंकि हमारे हाथ, हमारी उंगलियां, इन सब का महत्व है। इसलिए महत्व है क्योंकि ये हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। जिस दिन ये हमसे अलग हो जाएगा, जिस दिन व्यक्ति राज्य से अलग हो जाएगा, उस दिन उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही जिस दिन इस उंगली को काट के हमारे शरीर से अलग कर दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, इसमें से इसमें लाने लग जाएगी, ये इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो हीगल जैसे विचारकों ने राज्य को एक मानव प्रकृति के रूप में समझाने का प्रयास किया है। ये चीज आप समझें, ठीक है। मानव की शरीर की भांति एक समझाया है कि राज्य की प्रकृति मानव शरीर की भांति होती है। आगे देखते हैं उसका विचार या उसका चिंतन मुख्यतः क्या है, फिलॉसफी ऑफ राइट के अंतर्गत मिलता है, यानी सत्य के दर्शन इसने बुक लिखी। फिलॉसफी ऑफ राइट्स में उसके राजनीतिक चिंतन का सार आपको देखने को मिलेगा जो 1821 में लिखी गई। ईयर भी इसका याद रखें, इंपॉर्टेंट है। फिर राजनीतिक चिंतन के इतिहास में हेगल का मुख्य योगदान क्या है, उसके इतिहास दर्शन को देखने को मिलता है। आप इतिहास दर्शन के बारे में हेगल के पढ़ेंगे, हेगल के नागरिक समाज के बारे में पढ़ेंगे, हेगल का राज्य कैसे आया, हेगल के स्वतंत्रता संबंधी विचार क्या थे। तो राजनीतिक चिंतन में उसके बहुत सारे विचार हैं, उन विचारों को एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे। His political thinking is mainly found in the philosophy of rights, ठीक है। तो 1821 में लिखी गई है। Hegel's main contribution to the history of political thought is related to his philosophy of history, civil society का कॉन्सेप्ट आप देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट्स ये भी सीखेंगे, एंड फ्रीडम का कॉन्सेप्ट क्या है। ये सारे जो हैं पॉलिटिकल आइडियाज, ये हीगल के विचार हैं। इन हीगल के विचारों को हम एक एक करके समझने का आगे प्रयास करेंगे, बट उससे पहले एक बार साउंड की क्वालिटी चेक, ठीक है, अभी चल रही है, सही है, ठीक है। अब लाइव होता तो आप लोग कमेंट करके बता देते, बट यहाँ पर कोई देखने वाला तो है नहीं, ऐसे अकेले रिकॉर्ड करो, अकेले सब कुछ करो। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, है ना। अब देखिए आगे और क्या है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हीगल जो है वो दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर बनने जा रहा है। फिलोसफी में इसने, दर्शन शास्त्र में इसने पीएचडी भी कर ली है ना। लेकिन अब इसके सबसे बड़ी समस्या इसमें, इसके डिग्री पर क्या लिखी हुई है, इसके जो ग्रेजुएशन की डिग्री है इसके ऊपर लिखा हुआ है कि हीगल को इकोनॉमिक्स का नॉलेज है, लिंग्विस्टिक्स का नॉलेज है, भाषा शास्त्र और अर्थशास्त्र का नॉलेज है, चरित्रवान व्यक्ति है हीगल, लेकिन हीगल को दर्शन शास्त्र की कोई जानकारी नहीं है। ये तो बहुत बड़ी विडंबना की बात थी जो उसके ऐसी स्नातक की परीक्षा के प्रमाण पत्र पर लिख दिया गया। अब बताओ, जिसने पीएचडी कर रखा हो, जिसने फिलॉसफी से पीएचडी किया हो, जो दर्शन शास्त्र का, फिलॉसफी का प्रोफेसर बनने जा रहा हो, उसको फिलॉसफी का नॉलेज ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन उसके स्नातक की डिग्री पर, यानी उसके ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट पर ऐसा लिखा हुआ था। तो ये एक आश्चर्य करने वाली बात है। और हम पॉलिटिकल थॉट में जो है हीगल को पढ़ते हैं, जबकि हीगल जो है वो एक फिलोसोफर है, एक दार्शनिक व्यक्ति है ना। हीगल जो है फिलोसफी, बर्लिन विश्वविद्यालय में या कह लें जर्मनी के विश्वविद्यालय में हीगल जो है क्या है, फिलोसफी का प्रोफेसर है। लेकिन इसके पॉलिटिकल आइडियाज को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो इसके पॉलिटिकल आइडियाज को पढ़ने के लिए हमें फिलोसफी के थ्रू हमें पढ़ना पड़ेगा, यानी दर्शन में जो बातें कही जाती हैं उस दर्शन का आधार बनाकर हम राजनीति का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर ये चीज हमें समझना है। जैसे हीगल ने बताया कि इस दुनिया का सार तत्व क्या है, चेतना है। अब जैसे हीगल ने एक शब्द और बोला कि धरती पर क्या है, ईश्वर का अवतार, राज्य क्या है, राज्य जो है धरती पर ईश्वर का अवतार है।
तो क्या सच में ये ईश्वर का अवतार है? फिलोसोफर तो यही कहेंगे कि राज्य क्या है, धरती पर ईश्वर का अवतार है, लेकिन क्या सच में ईश्वर का अवतार है, क्वेश्चन ये उठता है। तो फिलॉसफी को समझने के लिए आपको थोड़ी सी कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। तो ईश्वर के अवतार का मतलब क्या है? ईश्वर का अवतार, ईश्वर कभी का डायरेक्टली शासन करने आता है? नहीं, ईश्वर अपना प्रतिनिधित्व भेजता है। ईश्वर की प्रतिनिधित्व कहां झलक दिखाई देती है? ईश्वर की झलक हमें विवेक में दिखाई देती है, हीगल का मानना है। ईश्वर कहता है, सॉरी, हीगल कहता है हमें अगर ईश्वर को देखना है तो हमें चेतना को देखना चाहिए। चेतना की सर्वोच्च अभिव्यक्ति क्या होती है? ईश्वर की अभिव्यक्ति है। और चेतना की सर्वोच्च अभिव्यक्ति ही राष्ट्र राज्य है। चेतना की सर्वोच्च अभिव्यक्ति ही विश्वात्मा का विचार है ना? तो चेतना ही संपूर्ण सृष्टि का सार है, ऐसा हीगल बता रहा है। तो ये चीजें आपको समझना है। हीगल आदर्शवादी है, इसीलिए चेतना, विचार, प्रत्यय, विवेक, इन सारी चीजों का वो संग्रहण करता है, इन सारी चीजों का समराइज करता है अपने चिंतन में, इन सारी चीजों का प्रयोग भी करता है। कुछ इसकी बुक्स हैं, देखते हैं। बुक्स को सीक्वेंस में लिखने का प्रयास किया गया था, बट कुछ मिस्टेक्स की वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने बीच में छोड़ दिया था इसको लिखना। मतलब लिखने का मतलब है कि मैं कहीं चला गया था, तो ये ऐसे के ऐसे एजिटिस रह गया है। तो आप इसको सीक्वेंस में याद रख लेना। जैसे जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेक्चर्स ऑन एस्थेटिक्स है इसकी बुक, साइंस ऑफ लॉजिक है, द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंस है जो 1817 में लिखी गई, एलिमेंट्स ऑफ फिलोसफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसी को फिलोसफी ऑफ राइट्स भी कहते हैं। इसमें पॉलिटिकल थॉट है इसके, और कानून के बारे में है, लॉ के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, एथिक्स के बारे में, इन सारे चीजों के बारे में। इसके साथ साथ इसमें सिविल सोसाइटी के बारे में, स्टेट के बारे में भी बताया गया है कि सिविल सोसाइटी क्या है, स्टेट क्या होता है, कैसे स्टेट का विकास होता है, कैसे राष्ट्र आ जाता है। ये सारी चीजें जो है आपको हीगल की इसी पुस्तक में देखने को मिल जाएंगे। फिर हीगल की अगली पुस्तक है फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, फिर अगली है फिलोसफी ऑफ रिलीजन, सॉरी। क्योंकि इस तरीके से हीगल के कुछ विचारों को आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा इस पुस्तकों में। तो इन पुस्तकों को आप अच्छे से देख लेंगे, और मैं आपको जब पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा तो आपको इसका सीक्वेंस में कर दूंगा। जो अभी यहाँ पे दोबारा लिख उठाया ये ना, इसको मैं यहाँ पे क्लियर करके आपको दे दूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम आ जाते हैं, कभी कॉलेज में जाना पड़ जाता है इमरजेंसी में, कभी कुछ हो जाता है, तो उस टाइम पे होता है कि भाई यार जितना मैंने बनाया पीपीटी उस पर सेव कर दो, बाद में देखेंगे। फिर बाद में आते हैं, ध्यान नहीं रहता, उसके आगे से बनाना स्टार्ट कर देते हैं, चीजें वहां पे थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन गलत नहीं है, ये बात ध्यान रखना। गलती की 0.01% ही चांस हो सकता है, अदरवाइज गलती का कोई चांस इसमें पीपीटी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं हीगल का द्वंद्ववाद, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर टॉपिक बनता है, हीगल का द्वंद्ववाद। ठीक है, हीगल्स डायलेक्टिक्स के बारे में सीखते हैं। हीगल का द्वंद्ववाद क्या है, द्वंद्ववाद के माध्यम से इसने राज्य, समाज, चेतना, इन सब का कैसे अध्ययन किया, एक एक करके यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए हीगल के दर्शन का आधार स्तंभ क्या है? हीगल के दर्शन का आधार स्तंभ है विश्वात्मा। विश्वात्मा की अवधारणा है। अब विश्वात्मा क्या है? विश्वात्मा का मतलब विचार है, आत्मा है, विवेक है, दैवीय बुद्धि है, या दैवीय मानस है, या इसी को चेतना भी कह सकते हैं। विश्वात्मा क्या है? विश्वात्मा ही चेतना है। अब आप बोल देंगे कि हीगल के संपूर्ण दर्शन का आधार क्या है? चेतना कह लीजिए, है ना, क्योंकि हीगल कहता है चेतना के माध्यम से विचार ही क्या है? चेतना ही, विचार ही, विश्वात्मा ही इस संपूर्ण सृष्टि का सार है। ठीक है, तो और आगे क्या बोलता है? हीगल कहता है विश्वात्मा या चेतना या विवेक क्या होती है, इसकी विशेषता क्या है? कि ये हमेशा चलता रहता है, हमेशा गतिशील करता रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हीगल के अनुसार विवेक में, चेतना में गतिशीलता पाई जाती है है ना। हीगल कहता है पहले जो चेतना है, चेतना ही स्टार्टिंग में क्या होती है? वाद होती है चेतना, और यही चेतना में से एक प्रतिवाद निकलता है इसका, और वाद प्रतिवाद में क्या होगा? संघर्ष होगा, फिर एक संवाद निकलेगा, फिर वो संवाद क्या बन जाएगा? चेतना बन जाएगा। तो ये प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस है, जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है हीगल के अनुसार। ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक जर्मनी में ईश्वर का अवतरण नहीं हो जाता, या धरती पर ईश्वर का अवतार नहीं होता, या दूसरे शब्दों में कहें कि जर्मनी जो है राष्ट्र राज्य नहीं बन जाता, तब तक हीगल की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया चलती रहेगी। अब यहां पर एक चीज और समझेंगे आप, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया, है ना। इसमें देखिए वाद आपको दिख रहा है, यानी थीसिस, प्रतिवाद दिख रहा है यानी एंटीथेसिस। हीगल कह रहा है वाद प्रतिवाद, इनमें क्या होगा? हमेशा संघर्ष होगा, और इससे निकलेगा सिंथेसिस।
यानी कि संवाद निकलेगा इससे, है ना। और हीगल कहता है कि वाद क्या होता है, वाद ही स्टार्टिंग में क्या होता है, वाद ही विवेक होता है, वाद ही चेतना है शुरुआत में, लेकिन चेतना में क्या होगा, चेतना में भी संघर्ष होगा और इसका प्रतिद्वंदी चेतना निकलेगी जो प्रतिवाद के नाम से जानी जाएगी, और इन दोनों में संघर्ष होगा, फिर उससे जो अच्छे गुण होंगे दोनों के वो निकल करके कहाँ आएंगे, संवाद में आएंगे। फिर संवाद में एक समय के बाद संवाद में भी क्या होगा, इसमें भी बुराइयां आ जाएंगी, इसमें बुराई आने के बाद क्या होगा, फिर यही संवाद वाद बन जाएगा, और इसी वाद से फिर क्या निकलेगा, इसका प्रतिवाद निकलेगा, और इसमें दोनों में फिर संघर्ष होगा, फिर संघर्ष के माध्यम से क्या होगा, फिर ये संवाद बनेगा जो अच्छे गुण होंगे, फिर यही संवाद आगे चल के क्या होगा, वाद बन जाएगा, और फिर इसमें क्या निकलेगा, इसका प्रतिवाद निकलेगा, फिर इन वाद प्रतिवाद में संघर्ष होगा, फिर संवाद निकलेगा। तो हीगल कह रहा है कि चेतना जो होती है एक समय में वो वाद भी होती है और उसमें संघर्ष भी चलता है, जिससे समाज का विकास निरंतर होता रहता है। दूसरी चीज आपको क्या समझना है, हीगल के अनुसार राष्ट्र राज्य का विकास टेढ़े मेढ़े प्रक्रिया में होता है, यानी जिग जैग फॉर्म में होता है, जिग जैग फॉर्म में होता है, ये बात ध्यान रखना, स्टार बना लीजिए, है ना। अब क्वेश्चन आ जाए, हीगल के अनुसार राष्ट्र राज्य का विकास या चेतना का विकास एकल रेखीय प्रक्रिया में होता है, एकल रेखीय प्रक्रिया या सीधी प्रक्रिया में होता है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हीगल का जो राष्ट्र राज्य का विकास है, जो चेतना का विकास है, वो एक जिगजैग फॉर्म में चलता है, टेढ़े मेढ़े फॉर्म में चलता है ना, एक लाइन में नहीं आता, वो ऐसे लाइन में नहीं आता, वो एक जिगजैग फॉर्म में चलता है, वाद प्रतिवाद संवाद ऐसे करके वो आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। और हीगल की चेतना, हीगल के विचार का सार तत्व क्या है, हीगल के विचार की विशेषता क्या है, हीगल की चेतना का विशेषता क्या है इसकी विशेषता है कि इसमें क्या पाई जाएगी, हमेशा गतिशीलता पाई जाएगी, गतिशीलता पाई जाएगी, चाहे आप विचार बोल लें, चाहे आप प्रत्यय बोल लें, चाहे आप चेतना बोल लें, चाहे आप विवेक बोल लें, चाहे आप इसे ईश्वर का प्रतिनिधि बोल लें, चाहे आप इसे विश्वात्मा बोल लें, सारे एक ही शब्द हैं, ठीक है। तो चेतना शब्द आप समझ के चलें, विवेक शब्द आप समझ के चलें, विचार समझ के चलें, ठीक है, ये चीजें आपको इतनी क्लियर रखनी है। अब देखते हैं, अब हीगल क्या कह रहा है, अब हीगल कह रहा है कि जो ये चेतना होती है, जो ये विश्वात्मा है ना, विश्वात्मा को इसने क्या बोला, विचार आत्मा विवेक बुद्धि चेतना, यही तो है विश्वात्मा। तो हीगल कह रहा है जो ये विश्वात्मा है, जो ये चेतना है, चेतना क्या होती है, चेतना की इस स्वतः प्रेरित गतिशीलता को अभिव्यक्त करती है, और अभिव्यक्त करने वाली पद्धति को उसने द्वंद्वात्मक पद्धति कहा। तो हीगल कह रहा है जो विश्वात्मा की स्वतः प्रेरित गतिशीलता है, यानी विश्वात्मा जो होती है, जो चेतना होती है, वो अपने आप से क्या होती है, गतिशील होती रहती है, और गतिशील इसमें गति होता है इसलिए गतिशील होती रहती है, गतिशील का मतलब है वाद प्रतिवाद के मध्य क्या होता है, द्वंद्व होता रहता है, तो इसमें गति हो रही है, गति के माध्यम से राष्ट्र राज्य आगे बढ़ रहा है, समाज का विकास हो रहा है। तो इसी विकास को समझाने के लिए हीगल ने जिस प्रक्रिया को समझाया है, जिस प्रक्रिया का नाम लिया है, वो प्रक्रिया क्या है, वो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। हीगल ने कहा कि चेतना के विकास के लिए, है ना, चेतना द्वारा समाज का विकास जो होता है, उस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया या डायलेक्टिकल फॉर्म अपनाना पड़ेगा। इस तरीके से हीगल के विचारों को आप समझ सकते हैं यहाँ पर। द फाउंडेशन पिलर ऑफ हीगल्स फिलोसफी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ जिस्ट, वेल्थ जिस्ट को ही विश्वात्मा बोला गया है, इसी को आइडिया बोल सकते हैं, इसी को स्पिरिट बोल सकते हैं, इसी को आप कंसाइंस बोल सकते हैं, इसी को आप डिवाइन या इंटेलिजेंस माइंड भी बोल सकते हैं। एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्ल्ड सोल आर कंटिन्यूअस डायनेमिज्म, और ये हमेशा क्या रहता है, ये जो वर्ल्ड सोल है, ये जो वेल्थ है, ये जो आइडिया है, ये हमेशा कंटिन्यूअस डायनेमिज्म में रहता है, ये हमेशा गतिशील रहता है, इसमें हमेशा कंटिन्यू मूवमेंट या मोशन होता रहता है, ठीक है। और इसी मोशन को समझाने के लिए, मोशन कैसे होता है, मोशन की प्रक्रिया क्या है, और यही मोशन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डायलेक्टिकल मेथड कहलाती है। हीगल ने बताया कि जो विचार है, जो आइडिया है, उस आइडिया में हमेशा मोशन होता रहता है। तो मोशन कैसे होता है, तो मोशन की प्रक्रिया ही क्या है, मोशन की प्रक्रिया ही डायलेक्टिक मेथड है ना। मोशन वाद प्रतिवाद के माध्यम से हो रहा है, थेसिस एंटीथेसिस के माध्यम से हो रहा है, जो खराब चीजें हैं वो दूर जा रही हैं, जो अच्छी चीजें हैं वो आगे बढ़ जा रही हैं। तो ये क्या है, यही तो डायलेक्टिकल मेथड है,
ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, उसने हीगल ने अपने समस्त दार्शनिक और राजनीतिक सिद्धांतों को द्वंद्वात्मक पद्धति की पृष्ठभूमि पर आधारित किया है। यानी हीगल के जितने विचार हैं वो सब किस पर आधारित है? द्वंद्ववाद की प्रक्रिया पर आधारित हैं। हीगल ने बताया, चाहे वो नागरिक समाज हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो राष्ट्र राज्य हो, सबका विकास एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, एक डायलेक्टिकल मेथड के द्वारा हुआ है। ठीक है, यानी कि हीगल ने बताया, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो नागरिक समाज हो, सबका विकास किससे हुआ है? चेतना से हुआ है। ये सबका विकास किससे हुआ है? विचारों से हुआ है। विचारों में ही द्वंद्व होता है, चेतना में ही डायलेक्टिकल फॉर्म आता है। इसी द्वंद्व के माध्यम से समाज क्या होता है? आगे बढ़ता है। ठीक है, ये हीगल बताने का प्रयास कर रहा है। तो हीगल के जितने भी दर्शन हैं उसमें द्वंद्वात्मक पद्धति आपको देखने को मिलेगी। फिर आगे आपको देखना है कि द्वंद्वात्मक पद्धति का विचार हीगल के दर्शन के मूल तत्व, हीगल के दर्शन का मूल तत्व अवश्य है, किंतु यह उसका मौलिक विचार नहीं है। हीगल का मौलिक विचार है क्या आखिर? है ना, लेकिन हीगल के विचार के दर्शन का मूल तत्व क्या है? हीगल के विचारों का जो दर्शन है, उस द्वंद्वात्मक पद्धति उसकी दर्शन का मूल आधार है, लेकिन मौलिक विचार हीगल का ये नहीं है। फंडामेंटल या ओरिजिनल आइडिया जो है हीगल का नहीं, ओरिजिनल आइडिया हीगल का है संसार को समझना, संसार की व्याख्या करना। संसार की व्याख्या करना किस आधार पर? चेतना के आधार पर, विचारों के आधार पर। यानी हीगल कह रहा है संसार जो बना हुआ है वो चेतना का परिणाम है, विचारों का परिणाम है, विवेक का परिणाम है। ठीक है, तो हीगल विचारों को, चेतना को, विवेक को बता रहा है कि विवेक, चेतना, विचार जो होते हैं वो विकसित होते रहते हैं धीरे धीरे, और यही विकसित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द्वंद्वात्मक प्रक्रिया कहलाती है। यानी हीगल कह रहा है कि विचार चेतना में जो विकास होता है वो द्वंद्व प्रक्रिया के माध्यम से होता है, द्वंद्ववाद के माध्यम से होता है। अगर इनमें द्वंद्व नहीं होगा तो चेतना का विकास नहीं होगा। ठीक है, तो हीगल का मूल उद्देश्य क्या है? संसार की व्याख्या करना, और संसार की व्याख्या करना विचारों के आधार पर, है ना, आइडियाज के बेस पर संसार की व्याख्या करना, ये उसका मूल उद्देश्य है। लेकिन उसने समझाने का प्रयास किया कि जो चेतना आगे बढ़ती है उसमें द्वंद्व होता है। तो इसके जितनी भी इसकी पद्धतियां हैं उसमें द्वंद्वात्मक पद्धति का इसने, यानी इसके जितने भी विचार हैं उसमें द्वंद्व इसने जरूर घुसाया रखा है सब में। ठीक है, अब देखते हैं वस्तुतः इस शब्द का प्रयोग, इन द्वंद्वात्मक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सोक्रेटिस ने किया था। सुकरात ने इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। लेकिन आप देखेंगे कि प्राचीन यूनान में वाद और प्रतिवाद द्वारा, यानी दो ही चीज थी, एक तरफ वाद था, दूसरी तरफ प्रतिवाद था। वाद प्रतिवाद में संघर्ष होता था और इससे अंतिम सत्य की प्राप्ति होती थी। यानी हम कह सकते हैं कि सत्य का पता लगाने के लिए यूनानी समय में वाद और प्रतिवाद की प्रक्रिया अपनाई जाती थी। यानी वाद और प्रतिवाद के माध्यम से, थेसिस और एंटीथेसिस के माध्यम से हम सत्य का पता लगाते थे। लेकिन वहां पर दो ही चीज था, वाद और प्रतिवाद। लेकिन हीगल के विचारों में क्या आ गया? तीसरा चीज आ गया, संवाद आ गया। ठीक है, क्योंकि हीगल कह रहा है कोई भी चीज अंतिम सत्य नहीं है, क्योंकि जो संवाद आज बन रहा है, वाद प्रतिवाद में संघर्ष के बाद जिस सत्य की उत्पत्ति हो रही है, जिस विवेक की उत्पत्ति हो रही है संवाद की, ये संवाद एक समय में क्या हो जाएगा? फिर ये वाद बन जाएगा, फिर इसका प्रतिवादी आ जाएगा एक, इसमें फिर संघर्ष होगा, फिर ये संवाद बनेगा। ये प्रक्रिया फिर ऐसी चलती रहेगी, वाद प्रतिवाद संवाद, वाद प्रतिवाद संवाद, वाद प्रतिवाद संवाद, ये ऐसे चलता रहेगा। ये तब तक चलेगा जब तक जर्मनी में राष्ट्र राज्य का निर्माण नहीं हो जाता, ये कह ले जर्मनी में ईश्वर का अवतरण नहीं हो जाता। तो ये समझने, फिलोसोफर की थिंकिंग आप समझिए कि फिलोसोफर कहना क्या चाह रहा है। ईश्वर के अवतार का मतलब क्या होता है? ईश्वर का अवतार का मतलब है कि विवेक की सर्वोच्च अभिव्यक्ति, चेतना की सर्वोच्च अभिव्यक्ति, है ना। तो अब हीगल बताना चाह रहा था कि मैं क्या हूं? ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, क्योंकि ईश्वर कभी भी राज करने तो धरती पर आता नहीं, अपना प्रतिनिधि भेजता है। तो उसका प्रतिनिधि कौन बन के आया है? हीगल आया, क्योंकि हीगल कह रहा है कि चेतना ही क्या होती है? ईश्वर की अभिव्यक्ति होती है। और मैं तो चेतना की ही बात कर रहा हूं, मैं तो यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि चेतना ही संपूर्ण सृष्टि का सार है ना। तो मुझे ईश्वर ने भेजा है। तो हीगल अपने आप को क्या बताना चाह रहा है? कि ईश्वर का प्रतिनिधि है वो, है ना। चलिए आगे देखते हैं। हाँ देखिए, प्राचीन यूनान में वाद प्रतिवाद द्वारा, वाद विवाद द्वारा सत्य का खोज, अन्वेषण का मतलब क्या है? खोज। सत्य का खोज करने की, सत्य की या सत्य का अन्वेषण करने की प्रवृत्ति जो थी बहुत ज्यादा प्रचलित थी। और सत्य का अन्वेषण यानी सत्य का खोज करने के लिए सुकरात, प्लेटो आदि विद्वानों ने इसी द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया था।
ठीक है। लेकिन सुकरात और प्लेटो की द्वंद्वात्मक पद्धति क्या थी, अलग थी, क्योंकि उसमें दो ही तत्व थे, एक तरफ वाद, दूसरा तरफ प्रतिवाद। इनमें संघर्ष हुआ, जो चीज अंतिम फाइनल निकल के आई सत्य, वही क्या हुआ, अंतिम सत्य माना गया। लेकिन हीगल ने कहा नहीं, वाद प्रतिवाद में संघर्ष होगा, संघर्ष से संवाद निकलेगा, और फिर संवाद आगे चल के क्या बन जाएगा, वाद बन जाएगा, और इसी वाद में से एक प्रतिवाद और इसका निकल आएगा, फिर वाद प्रतिवाद में संघर्ष होगा, फिर संवाद निकलेगा। ये प्रक्रिया कॉन्टिन्यूअस, यानी वाद प्रतिवाद की प्रक्रिया हमेशा सतत चलने वाली है। एक सामान्य शब्दों में क्वेश्चन पूछे कि हीगल की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया एक अनवरत प्रक्रिया है। अनवरत, अनवरत का मतलब है कॉन्टिन्यूअसली चलने वाली प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। तो बिल्कुल सही बात है, आप इन सब चीजों को अपने नोट्स में जरूर ऐड करें। एक बार फिर से हम वॉइस को टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, हाँ अभी चल रहा है, सही है, ठीक है। इन फैक्ट दिस वर्ड वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द सोक्रेटिस, तो ये शब्द पहली बार सोक्रेटिस ने यूज किया था। इन एंशिएंट ग्रीस द टेंडेंसी टू एक्सप्लोर ट्रुथ थ्रू डिबेट was very popular and scholars like Socrates, Plato, etc. use this method to explore the truth. तो ग्रीक में, एंशिएंट ग्रीक में प्लेटो और सोक्रेटिस जैसे थिंकर्स ने ट्रुथ को फाइंड आउट करने के लिए, ट्रुथ को एक्सप्लोर करने के लिए इस मेथड्स का इन्होंने यूज किया है। तो इनके मेथड्स में और थोड़े से हीगल के मेथड्स में आपको अंतर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इन्होंने वाद प्रतिवाद के माध्यम से थेसिस एंटीथेसिस में क्या किया, संघर्ष करवाया, और जो निकल के आया उसी को सत्य मान लिया यूनानी थिंकर्स ने। लेकिन हीगल कहता है वाद प्रतिवाद में संघर्ष होगा, संघर्ष के बाद एक नया विचार निकल के आएगा जो संवाद होगा, है ना। संवाद में क्या होगा, संवाद में वाद के अच्छे गुण और प्रतिवाद के अच्छे गुण, दोनों के अच्छे गुणों का मिश्रण होगा। लेकिन ये अच्छा गुणों का मिश्रण तो है संवाद, लेकिन ये संवाद आगे चल के फिर क्या बन जाएगा, वाद बन जाएगा, फिर इसमें से इसका प्रतिवादी आएगा। तो इस तरीके से ये अनवरत प्रक्रिया चलती रहेगी तब तक जब तक जर्मनी में ईश्वर का अवतरण या राष्ट्र राज्य का विकास नहीं हो जाता। अब देखिए, यूनानी विचारकों का विश्वास था कि वाद प्रतिवाद तथा तर्क वितर्क द्वारा सत्य पर पहुंचा जा सकता है, किंतु हीगल ने द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग सुकरात के अनुरूप न करके राज्य चक्र के विचार, अरस्तु के राज्य चक्र के विचार की तरह किया। अब ये समझते हैं कि अरस्तु का राज्य चक्र का विचार क्या है, ठीक है। अरस्तु का राज्य चक्र का विचार, अरस्तु के राज्य चक्र का विचार, इसी को बोलते हैं साइकिल थियरी ऑफ स्टेट। अब देखो, अरस्तु ने कहा कि एक पहली शासन व्यवस्था मान लो कोई सी भी आ गई, मान लो ये कह रहा है अरस्तु राजतंत्र आ गया, ठीक है। राजतंत्र जब तक जनता के हित में काम करेगा तब तो अच्छा है, लेकिन जैसे ही ये क्या होगा, ये जनता के हित में काम नहीं करेगा तो ये क्या बन जाएगा, आगे चल के निरंकुश तंत्र बन जाएगा। निरंकुश बनेगा तो इसमें क्रांति होगी, समाप्त होगा। फिर इसके बाद एक नया शासन व्यवस्था आएगा, ओलिगार्की या कुलीन तंत्रों का शासन व्यवस्था आएगा। फिर कुलीन तंत्र जब भ्रष्ट हो जाएगा तो क्या होगा, धनिक तंत्र बन जाएगा ये। फिर धनिक तंत्र समाप्त हो जाएगा, इसके स्थान पर एक लोगों का शासन आएगा, जनता का शासन आएगा। जनता का शासन जब पूरे देश के हित में किया जाएगा तब तो जनता का शासन है। अगर जनता भ्रष्ट होने लग गई तब ये क्या बन जाएगा, आगे लोकतंत्र बन जाएगा, यानी ये डेमोक्रेसी बन जाएगा, ठीक है। तो अरस्तु कहना चाहे यार, ये प्रोसेस क्या है, हमेशा चलने वाला प्रोसेस है। अरस्तु कह रहा है जैसे राज्यों का चक्र हमेशा चलता रहता है, वैसे ही अरस्तु ने बताया ये कि चक्र क्या होगा, हमेशा चलने वाला चक्र है, ये कभी नहीं रुकेगा, ऐसे साइकिल ये हमेशा चलता रहेगा। तो ठीक इसी तरीके से हीगल ने भी बताया कि जो वाद प्रतिवाद है, जो थेसिस एंटीथेसिस है, इसमें संघर्ष हमेशा होगा, और इससे एक नया विचार निकलेगा, संवाद का विचार, है ना। और यही संवाद का विचार आगे चल के फिर क्या बन जाएगा, वाद बन जाएगा, और इसी वाद में से एक इसका विरोधी विचार निकलेगा, प्रतिवाद। फिर वाद प्रतिवाद में फिर संघर्ष होगा, फिर एक संवाद निकलेगा, और संवाद तो निकल आया, ठीक है, संवाद निकल आया फिर, लेकिन यही फिर हीगल कहता है फिर ये आगे चल के एक संवाद क्या बन जाएगा, वाद बन जाएगा, फिर इसका विरोधी प्रतिवाद आएगा, फिर वाद प्रतिवाद में संघर्ष होगा, फिर एक नया विचार निकलेगा, संवाद। यानी हीगल कह रहा है
कि ये प्रक्रिया, ये साइकिल हमेशा चलता रहेगा, ये रुकने वाला प्रोसेस नहीं है, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि हीगल की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया एक अनवरत प्रक्रिया है, एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, ये रुकने वाला नहीं है। ये रुकेगा तभी जब सर्वोच्च सत्य की प्राप्ति हो जाए, या जर्मनी में ईश्वर का अवतार हो जाए, या जर्मनी एक राष्ट्र राज्य बन जाए। चलो एक बात को मान लेते हैं, जर्मनी राष्ट्र राज्य बन गया, जर्मनी राष्ट्र राज्य बन गया, तो क्या आप सोचो, जो राष्ट्र राज्य बन गया, कल को क्या उसमें भ्रष्टाचार, बुराइयां नहीं उत्पन्न होंगी? होंगी। तो जो आज राष्ट्र राज्य बनेगा जर्मनी, उसमें भी कल बुराइयां होंगी, इसका भी प्रतिवाद आ जाएगा अगले दिन, अगले वर्षों में कुछ, फिर राष्ट्र राज्य और इसमें संघर्ष होगा, फिर क्या होगा, फिर इससे जो अच्छे विचार निकलेंगे फिर वही संवाद बनेगा। तो ये प्रक्रिया कभी भी खत्म नहीं होने वाली है, चाहे ईश्वर का अवतार भी क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो ये चीज आपको देखना है, क्योंकि कोई भी चीज अंतिम सत्य नहीं हीगल के अनुसार, क्योंकि आप अंतिम सत्य नहीं मान सकते, क्योंकि दर्शन क्या बोलता है, दर्शन कहता है कि जो संपूर्ण सृष्टि है ना, जो संपूर्ण सृष्टि है ये क्या है, विचारों का परिणाम है ये। लेकिन वहीं पर मार्क्स जैसे विचारकों ने क्या माना कि जो ये संपूर्ण सृष्टि का परिणाम है, संपूर्ण सृष्टि का विकास है, ये विकास जो है भौतिक तत्वों के द्वारा हुआ है, भौतिक तत्वों में द्वंद्व हुआ है, भौतिक तत्वों में द्वंद्वात्मक प्रक्रिया हुई है, जिसके परिणाम राज्य, समाज, इन सब का विकास हुआ है। लेकिन हीगल ने बोला कि द्वंद्व कहाँ हुआ है, विचारों में हुआ है, द्वंद्व जो है चेतना में हुआ है, चेतना में द्वंद्व हुआ, विचारों में द्वंद्व हुआ, इसीलिए राज्य, नागरिक समाज, इन सब का विकास हुआ है। तो ये चीज आप ध्यान रखना थोड़ा सा, वाद, प्रतिवाद और संवाद के संबंध में भी, क्योंकि वाद, प्रतिवाद और संवाद का जो विचार है वो अरस्तु के साइकिल थियरी पर आधारित है। जैसे अरस्तु ने कहा कि राज्य, चाहे एक बार राजतंत्र आएगा, राजतंत्र के बाद ये शासन आएगी, उसके बाद लोकतंत्र आएगा, ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी। ठीक है, तो अरस्तु का विचार था, अरस्तु ने कहा अगर इस प्रक्रिया को हमें रोकना है, यानी जो साइकिल ये इस तरीके से चल रहा है, ये प्रोसेस जो चल रहा है, इस प्रोसेस को हम कैसे रोक सकते हैं? अरस्तु ने कहा इस प्रोसेस को रोकने का एक अच्छा तरीका है मध्यम वर्ग का शासन, मध्यम वर्ग का शासन, यानी मध्यम वर्ग का शासन, मध्यम वर्ग के शासन को इसने क्या बोल दिया, पॉलिटी बोल दिया। इसने बोला ना तो राजतंत्र अच्छा है, ना तो धनिक तंत्र अच्छा है, ना ही लोकतंत्र अच्छा है, सबसे अच्छा क्या है, पॉलिटी अच्छा है, अरस्तु ने कहा। ठीक है, तो ऐसे ही हीगल के विचार भी आपको देखने को मिलेंगे। हीगल भी कहता है वाद, प्रतिवाद, इन दोनों में संघर्ष होगा और संवाद निकलेगा, फिर संवाद क्या बनेगा, फिर यही वाद बन जाएगा, फिर इसमें भी संघर्ष होगा। ये प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा समझना है कि जो हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति है वो सुकरात के अनुरूप नहीं है, बल्कि अरस्तु के विचारों के अनुरूप मानी जाती है, ऐसा हीगल का मानना है। ठीक है, अब देखते हैं अरस्तु का यह विचार था कि प्रत्येक क्रिया, अरस्तु कह रहा है कि प्रत्येक क्रिया में क्या होती है, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है ना। जैसे मान लो एक आज राजतंत्र है, तो राजतंत्र में प्रतिक्रिया होगी, राजतंत्र का विरोधी क्या निकलेगा, निरंकुश तंत्र निकलेगा ना। राजतंत्र में जब भ्रष्ट हो जाएगा तो निरंकुश तंत्र बनेगा। तो ऐसे ही कह रहा है अरस्तु कि जितनी भी क्रिया होती है उसकी एक, प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया निकलेगी, चाहे कोई सा भी शासन हो उसका विरोधी शासन आ जाएगा। राजतंत्र अच्छा होता है लेकिन राजतंत्र का विरोधी निरंकुश तंत्र आ जाएगा। अब जैसे कि लोकतंत्र अच्छा होता है ना, लोगों का शासन अच्छा होता है, लेकिन लोगों का शासन जब भीड़ तंत्र बन जाए तो फिर क्या हो जाता है, उसका प्रतिक्रिया आ गया। तो इस तरीके से अरस्तु कहना चाह रहा है कि प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, हर वस्तु जो है अति मात्रा में पहुंचकर स्वमेव अपनी विरोधी वस्तु को उत्पन्न कर देती है। यानी अरस्तु कहना चाह रहा है कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी शासन व्यवस्था हो, कोई विचार हो, एक समय के बाद उसमें बुराई उत्पन्न हो जाती है, और बुराई उत्पन्न हुई तो उसका विरोधी विचार उसमें आ जाएगा, और विरोधी विचारों में संघर्ष होगा, और उससे एक नया विचार उत्पन्न होगा। तो ये प्रक्रिया क्या होगी, हमेशा चलती रहेगी। फिर आगे देखिए, अरस्तु के अनुसार जब राजतंत्र स्वार्थ सिद्धि में लिप्त हो जाता है तो क्या बन जाता है, निरंकुश तंत्र बदल जाता है। अरस्तु ने कहा कि एक्शन देखो साइकिल थियरी क्या है अरस्तु की, अरस्तु कहता है जब राजतंत्र है, जब इसमें राजतंत्र में स्वार्थ की भावना आ जाएगी तो ये निरंकुश तंत्र बदल जाएगा, और जब कुलीन तंत्र जो है यह भ्रष्ट हो जाएगा तो ये कुछ धनिक तंत्रों में बदल जाएगा, और जब लोगों का शासन जो दूषित हो जाएगा तो यह लोकतंत्र में या जनतंत्र में बदल जाएगा। और इस प्रकार परिवर्तन का चक्र हमेशा
चलता रहेगा अरस्तु के अनुसार। और यही प्रक्रिया, यही परिवर्तन चक्र का अनुसरण किसने किया है? हीगल ने किया है। हीगल ने कहा कि वाद जो है, प्रतिवाद में क्या होगा? वाद प्रतिवाद में संघर्ष होगा। मान लीजिए आज जो वाद है, यहां पे समझिए थोड़ा सा, हीगल के अनुसार जो कह रहा है हीगल कि आज जो वाद है, यही वाद में कुछ समय बाद इसके अंदर बुराइयां आ जाएंगी, इसके प्रतिवाद बन जाएगा इसमें कुछ, और वाद प्रतिवाद में संघर्ष होकर के एक नया विचार बनेगा, संवाद का विचार, है ना। तो संवाद सबसे अच्छा होगा। वाद के अच्छे गुण और प्रतिवाद के अच्छे गुण, दोनों के अच्छे गुणों का समन्वय कहां पाया जाएगा? संवाद में, सिंथेसिस में। लेकिन एक समय आएगा जब संवाद में भी क्या हो जाएगा? संवाद में बुराई आ जाएंगी और संवाद वाद बन जाएगा, और फिर इसी वाद में इसकी अलग से एक बुराई उत्पन्न होगी जो फिर प्रतिवाद का रूप धारण करेगी। फिर इन दोनों में संघर्ष होगा, फिर संवाद बनेगा, ठीक है। फिर संवाद में कुछ समय के बाद संवाद क्या हो जाएगा? वाद बन जाएगा। फिर इसी वाद का एक एंटी विचार आएगा, विरोधी विचार आएगा, प्रतिवाद का विचार। फिर इसमें संघर्ष होगा, फिर संवाद आएगा। फिर इसमें संवाद क्या होगा? फिर ये आगे चल के वाद बन जाएगा, फिर इसका एक विरोधी विचार आएगा। फिर ये प्रक्रिया क्या होगी? हमेशा हीगल कह रहा है कि ये प्रक्रिया अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, कभी बंद न होने वाली प्रक्रिया है, ऐसा हीगल का मानना है। अब देखिए हीगल ने इसी द्वंद्वात्मक का लाभ उठाया। जैसे जो अरस्तु ने चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत दिया, इसी चक्रीय परिवर्तन का लाभ किसने उठाया? द्वंद्ववाद का लाभ उठाया इसी ने, हीगल ने, ठीक है। हीगल टूक द एडवांटेजेस ऑफ दिस डुअल। तो हीगल के अनुसार ये सारी चीजें आपको समझनी है, वाद प्रतिवाद और संवाद क्या होता है, एक एक करके हम आगे भी समझेंगे चीजों को। अब देखिए, अब यहां पर आपको एक चीज मैं और समझा दूं वाद प्रतिवाद और संवाद को लेकर के, जो आपके मन में विचार बना रहेगा आगे। एक तरफ होता है वाद, दूसरी तरफ होता है प्रतिवाद, ठीक है। वाद को आप मान लीजिए, हीगल कहता है वाद क्या है? परिवार होता है वाद, फैमिली है वाद हमारा, ठीक है। थेसिस है ये है एंटीथेसिस, ठीक है। हीगल कहता है वाद क्या है? परिवार है, और परिवार का लक्षण क्या है? अच्छाई क्या है इसकी? परार्थवाद, परार्थवाद, परार्थवाद। परार्थवाद का मतलब है कि स्वार्थ नहीं होता इनमें, ठीक है। तो अब दूसरी तरफ प्रतिवाद क्या है? हीगल कह रहा है प्रतिवाद है नागरिक समाज। नागरिक समाज क्या है? प्रतिवाद है। अब इसमें क्या पाया जाएगा? नागरिक समाज में पाया जाएगा स्वार्थ, सार्वभौमिक स्वार्थ पाया जाएगा, सार्वभौमिक स्वार्थ की भावना पाई जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप देखो, जब आप परिवार में रहते हैं तो क्या आप अपने माता पिता, अपने भाइयों के साथ स्वार्थी भावना यूज करते हैं? स्वार्थ की भावना यूज नहीं करते। तो अब देख रहे, जब आप समाज में घुसते हैं, ठीक है, लेकिन अभी ये क्या है? वाद है। लेकिन ये परिवार कितने दिन तक छोटा परिवार रहेगा? 2-4 दिन, 2-4 सदस्यों को मिलाकर परिवार बनता है। लेकिन परिवार फिर धीरे धीरे जब 50-100 परिवार हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यही परिवार में वाद उत्पन्न हो जाएगा, यही परिवार आगे चल के नागरिक समाज बन जाएगा, जो क्या बनेगा? प्रतिवाद। लेकिन आप देखो, अपने परिवार में आप अपने सगे संबंधियों से क्या कहते हैं? स्वार्थ की भावना नहीं रखते। लेकिन आपके जो पड़ोसी होंगे, यानी आप जैसे 2-3-4-10 किलोमीटर दूर जाएंगे तो आपके मन में एक स्वार्थ की भावना उत्पन्न होगी, आप अपना काम देखेंगे, है ना। तो नागरिक समाज में क्या है? नागरिक समाज जो है वो सार्वभौमिक स्वार्थवाद का क्षेत्र है, यानी यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म का क्षेत्र है। यहां पर आपको सार्वभौमिक स्वार्थवाद देखने को मिलेगा। तो हीगल ने बताया अब इस वाद और प्रतिवाद में संघर्ष होगा, इस परिवार में और इस नागरिक समाज में क्या होगा? संघर्ष होगा। संघर्ष होने के बाद जो दोनों के अच्छे तत्व होंगे, क्या होंगे? अच्छे तत्व, अच्छे गुण जो होंगे वो किसमें आ जाएंगे? वो आ जाएंगे संवाद के रूप में, बाहर निकल के आएंगे, ठीक है। तो अब संवाद क्या है? अब कह सकते हैं कि संवाद जो है वाद से भी श्रेष्ठ है और प्रतिवाद से भी श्रेष्ठ है, ठीक है। संवाद क्या है? संवाद वाद और प्रतिवाद दोनों से क्या है? अच्छा है, दोनों से महान है, दोनों से श्रेष्ठ है। अब हम अगला क्वेश्चन क्या बना सकते हैं कि वाद और प्रतिवाद दोनों के अच्छे गुणों का मिश्रण संवाद में दिखाई देता है। बिल्कुल दिखाई देता है। अब आप पूछेंगे सर वाद में कौन सा अच्छा गुण है? वाद का मतलब परिवार, परिवार को आप और वाद मान लें तो परिवार का गुण क्या है?
परार्थवाद है। और यहीं पर नागरिक समाज प्रतिवाद क्या है, नागरिक समाज है। नागरिक समाज का गुण क्या है, सार्वभौमिक स्वार्थवाद है, यानी यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म है। अब दोनों, अब देखो स्वार्थ समाज का अच्छा गुण नहीं माना जाता स्वार्थ को, तो ये स्वार्थ तो जब जब इसमें संघर्ष होगा वाद प्रतिवाद में, तो ये स्वार्थ तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। फिर बचेगा क्या, सार्वभौमिकता बचेगी और परार्थवाद की भावना बचेगी, यानी स्वार्थ की नहीं, परार्थवाद की भावना और सार्वभौमिकता बचेगी। अब बताओ फिर संवाद में क्या मिलेगा, संवाद में आपको सार्वभौमिक परार्थवाद आपको देखने को मिलेगा, यानी यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म, है ना। तो हमारा जो सिंथेसिस होगा, जो संवाद होगा, वो क्या होगा, उसमें सार्वभौमिक परार्थवाद मिलेगा, यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म देखने को मिलेगा। क्योंकि संवाद में क्या पाया जाएगा, जो वाद और प्रतिवाद के अच्छे गुण हैं, और वाद और प्रतिवाद से श्रेष्ठ कौन है, संवाद है। ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। तो अब इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब आगे ले चलते हैं, हम आपको एक बार फिर से ऑडियो को चेक करते हैं, अभी तो सही चल रहा है, बाकी देखते हैं आगे। अब हीगल ने यूनानियों से द्वंद्वात्मक पद्धति को ग्रहण करते हुए उसमें मौलिक परिवर्तन कर दिए और वाद विवाद के स्तर से उठकर वाद प्रतिवाद और संवाद के स्तर पर ले गया। अब देखो यूनानी चिंतन में जो द्वंद्वात्मक पद्धति थी उसमें केवल दो ही चीज थी, एक था क्या, वाद, दूसरा प्रतिवाद, दो चीज था, और दोनों में संघर्ष होकर अंतिम सत्य की प्राप्ति होती थी। लेकिन हीगल के विचारों में आपको क्या मिलेगा, वाद भी मिलेगा, प्रतिवाद भी मिलेगा और संवाद भी मिलेगा। और यही संवाद जो निकल के आता है फिर यही आगे चल क्या बन जाता है, वाद बन जाता है। और इसी का विरोधी एक निकल के आता है, फिर ये प्रतिवाद बनेगा, फिर इसमें दोनों में संघर्ष होगा। तो ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी। अब क्वेश्चन बन जाएगा कि हीगल ने यूनानियों की द्वंद्वात्मक पद्धति में परिवर्तन कर दिया, क्या सत्य है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हीगल के विचारों में तीन तत्व देखते हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। फिर आगे देखते हैं, हीगल के अनुसार यूनानियों के विचार में द्वंद्ववाद की प्रक्रिया के दो ही चरण थे, जबकि हीगल की प्रक्रिया में कितने हैं, तीन हैं, वाद है, प्रतिवाद है और संवाद है, तीन चरण हुए, है ना। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी क्लियर करके रखनी है कि यूनानी चिंतन के जो द्वंद्वात्मक पद्धति थी यूनानी चिंतन में, उसमें हीगल ने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है। ठीक है, एक बार टाइम देखते हैं, और ये वीडियो 1.5 घंटे की होगी आई थिंक। हाँ चलिए आगे देखते हैं। Hegel, while adopting the dialectical method from the Greeks, made fundamental changes in it and took it from the level of debate to the level of thesis, antithesis and synthesis. ठीक है, according to Hegel, in the Greek view, there were only two stages in the process of dialectics. तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ग्रीक थिंकिंग में क्या था, ग्रीक व्यू में जो डायलेक्टिक्स का स्टेज था वो दो था, लेकिन हीगल के डायलेक्टिक्स स्टेजेस कितने हैं, तीन हैं, थेसिस है, एंटीथेसिस है और सिंथेसिस है। तो तीन तीन हो गए ना, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, अब देखते हैं हीगल के द्वंद्ववाद। हीगल का द्वंद्ववाद कैसा है, आदर्शवादी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये बोल्ड में लिखा गया है। आपको जो बोल्ड में, रेड में, येलो में कहीं भी लिखा मिल रहा है, आप उसको आंख बंद करके अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, पूछिए मत। ठीक है, हीगल का द्वंद्ववाद कैसा है, आदर्शवादी है। क्यों आदर्शवादी है, क्योंकि हीगल कहता है द्वंद्व किसमें होता है, द्वंद्व विचारों में होता है। विचारों में द्वंद्व होने के कारण राज्य और समाज का विकास होता है, ऐसा हीगल कह रहा है। लेकिन जबकि कार्ल मार्क्स क्या कहता है, कार्ल मार्क्स का द्वंद्ववाद कैसा है, भौतिक द्वंद्ववाद है। मार्क्स कहता है द्वंद्व विचारों में नहीं होता, द्वंद्व भौतिक पदार्थों में होता है। भौतिक पदार्थों में द्वंद्व होने के कारण क्या होता है, समाज का विकास होता है, समाज का विकास है। अब हीगल कह रहा है कि समाज के विकास का परिणाम क्या है, विचारों में, चेतना में द्वंद्व आना। लेकिन वहीं पर मार्क्स कह रहा है कि समाज के विकास का परिणाम क्या है, भौतिक तत्वों में द्वंद्व होना, है ना। फिर इसी संदर्भ में कार्ल मार्क्स ने क्या बोला, कार्ल मार्क्स ने कहा कि हीगल ने क्या बोला है, हीगल ने, अब यहां पर थोड़ा सा एक बार फिर समझ लीजिए कि हीगल कह रहा है कि जो संपूर्ण सृष्टि का विकास हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है, विचारों के माध्यम से हो रहा है ना। संपूर्ण सृष्टि का सार क्या है, विचार है, ऐसा हीगल बोल रहा है। लेकिन मार्क्स ने कहा ना 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 भाई, आप गलत बोल रहे हो, आप उल्टी सीधी बातें मत करो, क्योंकि विचार सृष्टि का संपूर्ण सार तत्व नहीं है, बल्कि भौतिक चीजें हैं। भौतिक चीजों में द्वंद्व होता है जिससे संपूर्ण संसार आगे बढ़ता है।
तो इसी संदर्भ में मार्क्स ने कहा कि हीगल के विचार क्या थे, हीगल के विचार पैरों पर सर के बल खड़े थे। हीगल का जो द्वंद्ववाद है वो उल्टा था, सर के बल खड़ा था, क्योंकि हीगल बता रहा है कि विचार से पूरी दुनिया बनी है ना, जबकि मार्क्स कह रहा है कि हीगल का विचार क्या है, उल्टा था, और उसको मैंने सीधा कर दिया, पैरों को बल खड़ा कर दिया। पैरों को बल खड़ा करने का मतलब है, हीगल ने बताया कि दुनिया की व्याख्या विचारों से नहीं हो सकती, दुनिया की व्याख्या हम भौतिक तत्वों के आधार पर करते हैं, है ना। भौतिक तत्वों में संघर्ष होगा तो इस संघर्ष से क्या पता चलता है कि समाज का, इतिहास का विकास कैसे हुआ है। जबकि वहीं पर हीगल कह रहा है कि चेतना तत्वों में क्या होता है, विचारों में संघर्ष होता है, और जो गलत विचार होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, अच्छे विचार आगे बढ़ते हैं, और यही प्रक्रिया क्या होती है, निरंतर चलती रहती है। लेकिन मार्क्स ने कहा नहीं नहीं भाई, आप गलत बोल रहे हो हीगल जी, ठीक है। तो इसीलिए मार्क्स ने बोला कि हीगल का विचार जो था वो सर के बल था, मैंने उसको पैर के बल खड़ा कर दिया, ठीक है। ये चीजें आप क्लियर हुई। आगे देखते हैं, आदर्शवादी द्वंद्ववाद जो है, अब देखिए जितने भी आदर्शवादी द्वंद्वात्मक विचारक होते हैं, आदर्शवादी द्वंद्ववाद जो होता है वो प्रत्यय या विचार तत्व को क्या मानता है, सृष्टि का सार तत्व मानता है। यानी सृष्टि का निर्माण किससे हुआ है, इस विचारों से हुआ है, इस प्रत्ययों से हुआ है, ऐसा आदर्शवादी द्वंद्ववादी मानते हैं। जबकि भौतिकवादी मानते हैं कि सृष्टि का विकास विचारों से या प्रत्ययों से या आइडिया से नहीं, बल्कि भौतिक तत्वों से हुआ है। ये तो ही मार्क्स कहता है कि विचार संसार का विकास कैसे हुआ है, भौतिक तत्व से हुआ है। जबकि आदर्शवादी कहते हैं कि संसार का विकास जो हो रहा है वो उसका आधार क्या है, विचार तत्व है। आगे देते हैं, इसी विचार या प्रत्यय से आदर्शवाद या प्रत्ययवाद या आदर्शवाद बना है। अब देखिए आदर्शवाद का निर्माण कैसे हुआ, आदर्शवाद के निर्माण के पीछे विचार हैं, तत्व है, चेतना है, प्रत्यय है, आइडिया है ना। इसी आइडिया से आदर्शवाद की उत्पत्ति होती है। और आदर्शवाद का मूल लक्षण क्या है, आदर्शवाद का मूल लक्षण है विचार, चेतना। आदर्शवादी कहते हैं, आदर्शवादी जो दुनिया की व्याख्या कर रहे हैं, जो राज्य की व्याख्या कर रहे हैं, वो विचारों के आधार पर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विचारों में संघर्ष होगा, चेतना में संघर्ष होगा, आइडिया में द्वंद्व होगा, और ये द्वंद्व के माध्यम से राज्य समाज आगे बढ़ता जाएगा। जो गलत विचार होंगे वो समाप्त हो जाएंगे, और जो अच्छे विचार होंगे वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये चीजें आपको समझनी है। और कार्ल मार्क्स जो है भौतिक तत्व को सृष्टि का सार तत्व समझता है, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जबकि हीगल ने क्या समझा, हीगल ने कहा कि सृष्टि का सार तत्व क्या है, हीगल के अनुसार चेतना है, विवेक है, या कह लें कि प्रत्यय है, या कह लें विचार है, या एक शब्दों में कहें तो आइडिया, ठीक है। लेकिन मार्क्स ने कहा कि संपूर्ण सृष्टि जो बनी है वो भौतिक तत्वों के आधार पर बनी है। भौतिक तत्व ही जो है सृष्टि का निर्धारण करते हैं कि समाज की संरचना कैसी होगी, समाज में कौन अमीर होगा, कौन गरीब होगा, समाज की विचारधारा कैसी होगी, ये सब निर्धारित कौन करता है, ये सब निर्धारित करने का कार्य जो है भौतिक तत्व करते हैं, ऐसा मार्क्स का मानना है। लेकिन हीगल के विचार क्या हैं, मार्क्स के विचारों के विपरीत हैं। Hegel's dialectic idealistic while Karl Marx dialectic is a material dialectics, ठीक है। आइडियलिस्टिक डायलेक्टिक्स जो होते हैं ये कहते हैं कि ये कंसीडर करते हैं कि आइडिया और थॉट्स एलिमेंट्स एज द एसेंस ऑफ यूनिवर्स। ये कहते हैं कि आइडिया और थॉट्स ही क्या होते हैं, यूनिवर्स के एसेंस होते हैं। फिर आइडियलिज्म और आइडियलिज्म, ठीक है, आइडियलिज्म इज अ फॉर्म्ड फ्रॉम दिस आइडिया ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसी विचार से या प्रत्ययवाद से या आइडियलिज्म से क्या निकला हुआ है, इसी से ही तो आदर्शवाद निकला हुआ है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, कार्ल मार्क्स कंसीडर मटेरियलिज्म, कार्ल मार्क्स कंसीडर्स मटेरियल एलिमेंट एज द एसेंस ऑफ यूनिवर्स। कार्ल मार्क्स कहता है कि मटेरियल ही क्या करता है, सृष्टि का निर्माता है, सृष्टि का सार तत्व है। जबकि हीगल ने क्या बोला, मैटर नहीं, कंससनेस, चेतना, स्पिरिट। स्पिरिट क्या करती है, स्पिरिट या चेतना या आइडिया, इन सब से क्या होता है, इन सब में द्वंद्व होता है, इन्हीं द्वंद्व के माध्यम से राज्य और यूनिवर्स का निर्माण होता है, ठीक है। जबकि हेगल के इतिहास में विकास या गति
का कारण विचारों में द्वंद्ववाद को मानता है, जबकि कार्ल मार्क्स इसके लिए भौतिक तत्वों में द्वंद्ववाद को मूल कारण मानता है। अब देखो हीगल कह रहा है कि जब वाद का जन्म हुआ, जब ऐतिहासिक अवस्था में वाद निकला, विचार आया, चेतना आई, है ना, तब वो क्या था, तब वो निष्क्रिय अवस्था में था। लेकिन धीरे 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 इसका विकास हुआ, इसमें चेतना आ गई, फिर चेतना का विकास हुआ इसमें, फिर इसी चेतना का क्या होता है, ये प्रतिवाद बनता है। ठीक है, जब ये समाज का विकास निर्माण हुआ तो जो विचार था वो निष्क्रिय अवस्था में था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुई, इसमें इसमें प्रक्रिया आगे बढ़ी और इसका एक प्रतिद्वंदी विचार सामने आ गया, और इस प्रतिद्वंदी विचार में क्या हुआ, संघर्ष हुआ। संघर्ष में जो गलत विचार थे, जो बुरे विचार थे, वो समाप्त हो गए और अच्छे विचारों से क्या हुआ, संवाद का निर्माण हुआ। ठीक है, यानी वाद प्रतिवाद में संघर्ष होगा और वाद प्रतिवाद में संघर्ष के बाद जो अच्छे परिणाम होंगे वो संवाद के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हीगल कह रहा है कि इतिहास में जो विकास गति हुई है किस किस माध्यम से हुई है, तो विचारों के माध्यम से हुई। ये चीज आप ध्यान रखना, अंडरलाइन यहां पर कर रखा है पहले मैंने। हीगल के अनुसार इतिहास का विकास कैसे होता है, हीगल कह रहा है इतिहास का विकास जो होता है वो विचारों में द्वंद्व होता है। दो विचारों में द्वंद्व होगा तो जो गलत विचार होगा वो समाप्त हो जाएगा, अच्छा विचार आगे बढ़ जाएगा। लेकिन मार्क्स ने इसका विरोध किया। मार्क्स ने कहा कि इतिहास जो आगे बढ़ता है, समाज जो आगे बढ़ता है, वो विचारों में द्वंद्व के कारण नहीं आगे बढ़ता, वो भौतिक तत्वों में द्वंद्व के कारण आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये चीजें मार्क्स कह रहा है कि इतिहास का विकास भौतिक तत्वों में द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के कारण आगे बढ़ता है, ना कि वैचारिक तत्वों में द्वंद्व होता है। तो ये चीज आप समझ के चलेंगे। फिर आगे देखते हैं, इतिहास तथा समस्त सामाजिक या राजनीतिक जीवन निरंतर विकासमान है, जिसका मूल कारण क्या है, चेतना या विकास है। ठीक है, अब हीगल कह रहा है इतिहास हो चाहे चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक जीवन हो, सब लगातार विकसित हो रहे हैं, सब लगातार आगे बढ़ रहे हैं। क्यों आगे बढ़ रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है, इसका मूल कारण हीगल कह रहा है चेतना या विवेक है। चेतना और विवेक में क्या होता है, चेतना या विवेक या प्रत्यय, इसमें क्या होता है, इसमें लगातार द्वंद्व होता रहता है, और द्वंद्व के माध्यम से समाज का विकास होता है, इतिहास का विकास होता है और राजनीतिक व्यवस्था का विकास होता रहता है। ठीक है, इस द्वंद्व का कारण क्या है, चेतना या विवेक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। लेकिन इतिहास, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के विकासमान का कारण मार्क्स ने चेतना को नहीं माना, मार्क्स ने भौतिक तत्वों को माना। मैं ये 4 बार से 5 बार बता चुका हूं। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में ये बार बार पूछा गया है, इसलिए मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं इन सब चीजों पर। तो आप लोग इसको ये ना समझे कि मैं बार बार बता रहा हूं तो मैं रिपीटेशन जानबूझकर कर रहा हूं। तो इस जानबूझ के करने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि मुझे बहुत शौक है मैं इस चीज को बार बार बताऊं, ये मुझे एक ही चीज आती है मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना, ऐसा नहीं है। ये चीज बताने का मतलब है कि आपके माइंड में ये चीजें क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से, है ना। क्योंकि मुझे लगता है एक क्या पता आपको एक बार में ना समझ में आए, दूसरी बार में समझ में आ जाए, दूसरी बार में आए, तीसरी बार में अच्छे से समझ जाए। मेरा मोटिव है कि आप एग्जाम क्लियर करें, चाहे आप एक बार में समझे चाहे 2 बार में समझे, वो उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। वाइल हीगल considers dialectic of ideas to be the cause of development or movement in the history, Karl Marx consider the dialectics of physical element या matter element to be the root cause of this। ठीक है, हेगल कहता है विकास कैसे होता है, विकास जो होता है वो विचारों में, आइडियाज में डायलेक्टिक प्रोसेस होता है, जिससे कि हिस्ट्री हमारी आगे बढ़ती है, हमारा स्टेट आगे बढ़ता है। ठीक है, लेकिन कार्ल मार्क्स ने कहा नहीं 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 भाई, उल्टा आप बोल रहे हो। हेगल को मार्क्स ने बोला कि आपने उल्टा बता दिया, गलत बता दिया, आपने तो सर के बल चलना सिखा दिया सबको, है ना। मार्क्स ने बोला कि जो डायलेक्टिक्स होता है वो मैटर में होता है, एलिमेंट जो मैटर एलिमेंट्स होते हैं, जो फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं, उसमें डायलेक्टिक होता है, उसमें द्वंद्व होता है, उस द्वंद्व के माध्यम से समाज का विकास होता है। तो ये चीज हेगल ने, ये चीज मार्क्स ने बताया और हेगल ने बताया कि आइडिया में द्वंद्व होता है। ठीक है, the history and the entire social or political life is a constantly involving the root cause of which is the consciousness or conscience। ठीक है, तो ये चीजें अब यहां पर ये बताया गया है कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आप देखेंगे चाहे उसमें सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, चाहे ह्यूमन का डेवलपमेंट हो, उन सब का रूट कॉज क्या है, उन सब का रूट कॉज कह रहा है हीगल कॉन्शसनेस है या आइडिया का डेवलपमेंट होना है। ठीक है, तो हीगल के द्वंद्ववाद का विरोधी कौन है, मार्क्स है।
चलिए कुछ चीजें आगे यहाँ पर बची हुई हैं, इसको देखते हैं, थोड़ा सा एग्जाम फैक्टर तक हमें क्लियर करना है, ठीक है। एक बार टाइम का देख लेते हैं और साउंड का भी देख लेते हैं, दोनों चीजें क्लियर हैं अभी तक। अभी 1 घंटे 14 मिनट की हुई, वो जो मैंने इसके पहले जस्ट वीडियो बनाया था अभी, और मेरी हालत आप देख सकते हो, यहाँ पे गले में बिल्कुल दर्द हो चुका है और बैक में प्रॉब्लम, क्योंकि 3 घंटे वीडियो हो जाएगा बनते हुए, अभी 1.5 घंटे का मैंने बनाया, वो वीडियो बिल्कुल टोटली लॉस हो गया। देन उसके बाद मैं दोबारा से सेम रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। तो देखते हैं अब इसमें क्या प्रोसेस आता है। अब देखो यहाँ पर, अब हीगल क्या बताता है, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। हीगल कह रहा है कि वाद प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से व्यक्ति हो चाहे समाज हो चाहे राज्य हो, इन सभी चाहे इतिहास के सभी विकास की अवस्थाओं का इसने क्या किया है, विश्लेषण किया है, ठीक है। हीगल ने वाद प्रतिवाद और संवाद, यानी हीगल ने द्वंद्वात्मक पद्धति को अपना करके व्यक्ति का अध्ययन किया, समाज का अध्ययन किया, राज्य और इतिहास के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन किया। क्या बात सही है? तो बिल्कुल सही है। फिर आगे देखते हैं, वाद से प्रतिवाद के विकास का मूल कारण क्या है? विरोध है। हीगल कह रहा है कि वाद आया, वाद से प्रतिवाद का विकास कैसे हुआ? क्योंकि वाद में कुछ विरोध उत्पन्न हुए, तभी तो आगे चल के वाद में प्रतिवाद आया, है ना। पहले वाद है, थीसिस है, इस थीसिस में कुछ एंटी विचार आएंगे, एंटी आइडियाज आएंगे, जो आगे चल के क्या बनेगा, इसका एंटी थीसिस बन जाएगा। तो विकास क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वाद है इसी में कुछ बेकार चीजें आ रही हैं, कुछ इसकी विरोधी चीजें आ रही हैं, जिससे प्रतिवाद बन जा रहा है, और इसी प्रतिवाद से क्या हो रहा है, इसी प्रतिवाद से समाज में द्वंद्व की प्रक्रिया चल रही है, और द्वंद्व के माध्यम से विकास आगे बढ़ रहा है। संवाद में वाद प्रतिवाद दोनों के अच्छे तत्वों का समन्वय पाया जाएगा। अब आपको मैंने यहाँ पर समझा भी दिया था कि जो संवाद होगा इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पर हीगल ने कहा कि संवाद में अच्छे तत्वों का मिश्रण आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक तरफ यहाँ पर वाद है, दूसरी तरफ प्रतिवाद है, ठीक है। दोनों के जो अच्छे तत्व होंगे वो कहाँ देखने को मिलेंगे आपको? संवाद में देखने को मिलेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि वाद और प्रतिवाद, ठीक है, वाद और प्रतिवाद दोनों से श्रेष्ठ कौन है, दोनों से हाई क्वालिटी कौन है, दोनों से सुपीरियर कौन है? दोनों से सुपीरियर कौन है? संवाद, यानी कि सिंथेसिस इज द सुपीरियर देन थीसिस एंड एंटीथेसिस, ठीक है। तो अब वाद के क्या अच्छे गुण हैं, प्रतिवाद के क्या अच्छे गुण हैं, दोनों के अच्छे गुणों का समन्वय आपको संवाद या थीसिस में देखने को मिल जाएगा। फिर से देखने का प्रयास करते हैं आगे अपने पीपीटी को, और यहां पर देखते हैं, ही एनालाइजेज, ही एनालाइज का मतलब है कि हीगल, ठीक है, हीगल एनालाइज्ड द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स, सोसाइटी, स्टेट एंड हिस्ट्री थ्रू द थीसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस, ठीक है। अब यहां पर बताया है कि हीगल ने जो डेवलपमेंट को देखा, यानी कि जो उसने देखा कि समाज का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, सोसाइटी का कैसे हो रहा है, स्टेट का कैसे हो रहा है, हिस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, तो उसने बताया कि ये सारी चीजें डेवलपमेंट कर रही हैं, किस वजह से कर रही हैं? ये डायलेक्टिकल प्रोसेस से कर रही हैं, थीसिस से, एंटीथीसिस से और सिंथेसिस के माध्यम से चीजें आगे बढ़ रही हैं, समाज आगे बढ़ रहा है। द बेसिक फाउंडेशन ऑफ द डेवलपमेंट फ्रॉम डिबेट टू एंटीथेसिस इज ओपोजिशन, ठीक है। इन सिंथेसिस, अब यहां पर ये देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, सिंथेसिस देयर इज अ कोऑर्डिनेशन ऑफ गुड एलिमेंट्स ऑफ बोथ इज थीसिस एंड एंटीथेसिस। तो जो सिंथेसिस है इसमें दोनों के गुड क्वालिटीज, जो गुड एलिमेंट्स होंगे, यानी थीसिस और एंटीथेसिस के जो गुड एलिमेंट्स हैं वो आपको कहां देखने को मिलेंगे? वो सिंथेसिस में देखने को मिलेंगे। फिर आगे देखिए, हीगल कहता है इसीलिए संवाद क्या होता है, संवाद में जब थेसिस और एंटीथेसिस दोनों के अच्छे गुण देखने को मिलेंगे, इसीलिए संवाद क्या होता है? दोनों से श्रेष्ठ होता है, ठीक है। और हीगल कह रहा है कि वाद प्रतिवाद संवाद ये द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का विकास तब तक चलेगा, ये प्रक्रिया, कि जब तक जर्मनी में राष्ट्र राज्य या जर्मनी में ईश्वर का अवतरण नहीं हो जाता। ईश्वर का अवतरण या राष्ट्र राज्य का विकास का मतलब है कि राष्ट्र राज्य क्या है?
विश्वात्मा क्या है? ईश्वर का अवतार क्या है? चेतना की सर्वोच्च अभिव्यक्ति। चेतना की सर्वोच्च अभिव्यक्ति ही क्या है? राष्ट्र राज्य का सिद्धांत है उसका, विवेक का सिद्धांत। ठीक है, या ईश्वर का अवतरण का सिद्धांत क्या है उसका? विश्वात्मा का सिद्धांत क्या है ना? विचारों की सर्वोच्च अभिव्यक्ति ही क्या है? ईश्वर का अवतरण है उसका, है ना। हीगल के अनुसार, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ईश्वर का अवतार अलग है, अब विचार अलग है ना। अब आप सोचो कि क्या सचमुच हीगल कह रहा है कि, हीगल तो कह रहा है कि, हीगल फिलोसफर है, हीगल तो कहेगा कि धरती पर ईश्वर का अवतार आ जाएगा। ईश्वर का अवतार का मतलब क्या होता है? ईश्वर का, क्या सच में ईश्वर आता है धरती पर शासन करने के लिए? तो नहीं, है ना। ईश्वर का अवतार का मतलब है विवेक का प्रतिनिधित्व, है ना, नैतिकता की सर्वोच्च सत्ता, यानी कि अब कह सकते हैं चेतना की सर्वोच्च अभिव्यक्ति क्या है? ईश्वर का अवतरण माना गया है इसको। यही चेतना की सर्वोच्च अभिव्यक्ति, यही नैतिकता का सर्वोच्च विकास, यही विवेक की सर्वोच्च अभिव्यक्ति क्या कहलाएगी? राष्ट्र राज्य कहलाएगा, है ना। और हीगल कह रहा है ये डायलेक्टिकल प्रोसेस, यह विकास की प्रक्रिया, वाद संवाद और प्रतिवाद, यह विकास की प्रक्रिया तब तक चलेगी भैया जब तक जर्मनी में राष्ट्र राज्य ईश्वर का अवतार नहीं हो जाता है। हीगल के अनुसार देखिए, अब यहाँ पे समझिए, हीगल के अनुसार क्या है? परिवार क्या है? परिवारवाद है। बुर्जुआ समाज क्या है? प्रतिवाद है। और राज्य क्या है? संवाद है। ये तो आसान भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन जब इसको एग्जाम में पूछता है तब आपकी खटिया खड़ी हो जाती है। वो चीज हम समझने का प्रयास करते हैं एक बार, है ना। चलिए, शब्दों को थोड़ा समझिए, क्योंकि 3 घंटे की वीडियो होने वाली है। एक्चुअली में 1.5 घंटे मैंने इसके पहले पढ़ाया, तो मैं बिल्कुल थक चुका हूँ इस समय, आप सोच सकते हैं, क्योंकि माइंड में बिल्कुल भी लॉजिक या तर्क करने की शक्ति नहीं बची है। अब देखते हैं, therefore synthesis is a superior to both thesis and antithesis। ठीक है, thesis and antithesis। हीगल कह रहा है कि जो सिंथेसिस है ये सुपीरियर है, किससे? थीसिस से और एंटीथेसिस से। क्यों सुपीरियर है? क्योंकि इसमें थीसिस के और एंटीथेसिस के दोनों की गुड क्वालिटीज पाई जाएंगी, दोनों की अच्छे गुणों का मिश्रण जो होगा वो सिंथेसिस में पाया जाएगा। तो इस वजह से जो सिंथेसिस है वो सुपीरियर है थीसिस और एंटीथेसिस से। अब देखिए, दिस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट विल कंटिन्यू अंटिल द गॉड इज अनकार्नेटेड इन द जर्मन नेशन स्टेट। और हीगल कह रहा है यह प्रोसेस क्या होगा? इस प्रोसेस का विकास, इस प्रोसेस का डेवलपमेंट तब तक चलेगा कि जब तक गॉड का जन्म नहीं हो जाता जर्मनी में, या जर्मनी राष्ट्र राज्य नहीं बन जाता। जर्मन नेशन स्टेट या तो बन जाए, या तो जर्मनी में ईश्वर खुद आ जाए, भगवान खुद आ जाए। चलिए आगे देखते हैं। फिर हीगल कहता है कि अकॉर्डिंग टू हीगल फैमिली क्या है? फैमिली इज थेसिस है। ठीक है, एंड यहाँ पे इज होना चाहिए, फैमिली इज थेसिस कॉमा बुर्जुआस सोसाइटी इज क्या है? एंटीथेसिस है। एंड स्टेट क्या है? स्टेट इज अ सिंथेसिस। तो ये समझने का प्रयास करें यहां पर। अब यहां पर मैंने आपको एक चीज समझा दिया था कि परिवार के क्या अच्छे गुण हैं और नागरिक समाज के क्या अच्छे गुण है ना। यहाँ पे मैंने वाद प्रतिवाद के माध्यम से आपको समझा दिया था, और जिसकी वजह से आपको पता चल रहा होगा कि संवाद जो होता है, जो सिंथेसिस होता है, उसमें वाद और प्रतिवाद दोनों की अच्छी क्वालिटीज पाई जाएंगी। तो इसमें आपको दोबारा समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप चीजों को इजिली देख सकते हैं और चीजें यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, अब देखते हैं कुछ एग्जाम एक्स फैक्टर जो एग्जाम में शब्दों को बदलकर पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अभी जो आपने यहाँ पर पक्ष देख रहे हैं, इसको आप पक्ष को वाद कर सकते हैं, है ना। और प्रतिपक्ष क्या है? प्रतिवाद है। इंग्लिश में तो आपको सही मिलेगा, थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस आपको प्रॉपर तरीके से देखने को मिलेगा। लेकिन हिंदी में क्या होता है? हिंदी में ही गलती होती है ना। हिंदी के बच्चे जेआरएफ कम कर पाते हैं। इसका रीजन क्या है? कि शब्दों का खेल, शब्दों का पकड़ आप नहीं, आपकी डिक्शनरी क्या होती है? वीक होती है। आप शब्दों पे अपनी कमांड नहीं बना पाते, शब्दों को तोड़कर नहीं देख पाते, इसीलिए आप फेल होते हैं एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं। पहला पॉइंट एग्जाम एक्स फैक्टर का, हीगल कह रहा है परिवार क्या है? पक्ष है, परिवारवाद है। जो अभी ऊपर आपने पढ़ा उसी का सेम सीक्वेंस है, लेकिन यहाँ पर थोड़े से शब्द बदल दिए गए हैं। और सार्वजनिक समाज, यानी सार्वजनिक समाज को नागरिक समाज, नागरिक समाज क्या है?
प्रतिपक्ष है, प्रतिवाद है, या इसी को बुर्जुआ समाज कह सकते हैं। और राज्य क्या है, राज्य संश्लेषण है या राज्य संवाद है, ये भी कह सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं, तानाशाही क्या है, तानाशाही जो है राज्यवाद है, तानाशाही क्या है, वाद है। लोकतंत्र क्या है, इसका प्रतिवाद है। और संवैधानिक राजतंत्र क्या है, संश्लेषण यानी कि संवाद, कर लीजिए इसको, संवाद है। तो ये शब्द थोड़े से आप समझ के चलेंगे, तब आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। फिर देखिए वाद प्रतिवाद क्या होता है, आप एक बार यहां पर एक बार और समझ लें कि अब देखिए तानाशाही पक्ष वाद क्यों है, क्योंकि तानाशाही पक्ष में वाद है, वाद है तानाशाही पक्ष। देखिए तानाशाही में जब बुराई आएगी तभी तो इसका विरोधी खड़ा होगा। तानाशाही का शासन का विरोधी शासन कौन होता है, लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र उसका क्या हुआ, विरोधी हुआ, है ना। वैसे ही अकार्बनिक तत्व का विरोधी तत्व कौन होगा, कार्बनिक तत्व होगा। परिवार का विरोधी तत्व कौन होगा, नागरिक समाज होगा, है ना। ऐसे करके आप चीजों को समझना है। तानाशाही क्या है, एक व्यक्ति का शासन है जिसमें बुराई आ जाती है, लेकिन यहां पर जब इसका विरोधी शासन आएगा लोकतंत्र, लोकतंत्र तानाशाही का क्या है, प्रतिवाद हो जाएगा। और सबसे अच्छा क्या हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र हो जाएगा। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, अकार्बनिक या जैव विश्व क्या है, पक्ष है, यानी कि वाद है। अकार्बनिक या अजैव पक्ष क्या है, वाद है। और कार्बनिक या जैविक विश्व क्या है, प्रतिवाद है, या इसी को प्रतिपक्ष कह सकते हैं। और मानव जाति क्या है, मानव जाति जो है संश्लेषण है, यानी कि संवाद है। अब कह सकते हैं कि अकार्बनिक तत्व यानी अजैविक तत्व और जैविक तत्वों को मिलाकर के मानव का निर्माण हुआ है, यानी जैविक और अजैविक तत्वों में जो अच्छे क्वालिटीज हैं उनसे मिलकर मनुष्य का निर्माण हुआ है, कह सकते हैं। ठीक है। तो वैसे ही संवाद का निर्माण कैसे होता है, एंड सिंथेसिस का निर्माण कैसे होता है, थीसिस और एंटीथीसिस में डायलेक्ट होता है ना, द्वंद्व होता है। और उस द्वंद्व से जो विचार निकलता है, जो अच्छा विचार निकलता है, सॉरी, जो अच्छा विचार निकलता है वही क्या बनता है, संवाद बनता है। लेकिन यह प्रक्रिया एक बार संवाद बनने के बाद खत्म नहीं होती, ये कंटिन्यू अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, वाद प्रतिवाद संवाद की प्रक्रिया। अब देखिए यहाँ पे हेगल कह रहा है फैमिली इज अ थीसिस, पब्लिक सोसाइटी या सिविल सोसाइटी इसको कर सकते हैं। सिविल सोसाइटी इज द एंटीथेसिस एंड स्टेट इज सिंथेसिस, इंग्लिश में बहुत आसान है। डिक्टेटरशिप इज द थीसिस, डेमोक्रेसी इज द एंटीथेसिस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इज द सिंथेसिस, बिल्कुल सही है। फिर आगे देखिए द इनऑर्गेनिक और अबायोटिक वर्ल्ड इज द थीसिस, द ऑर्गेनिक और बायोटिक वर्ल्ड इज द एंटीथेसिस, और मैनकाइंड क्या है, मैनकाइंड जो है आपका सिंथेसिस हो जाता है। तो इस तरीके से हीगल के विचारों को आप वाद प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से समझ चुके हैं कि राज्य का निर्माण कैसा होता है, परिवार का निर्माण। आगे चल के हम हालांकि आगे हम समझेंगे, जब हम परिवार, नागरिक समाज और राज्य की बात करेंगे तो परिवार, नागरिक समाज और राज्य, इन सब का विकास भी कैसे हुआ है, इन सब का विकास भी द्वंद्ववाद के कारण ही हुआ है ना। विचारों में द्वंद्ववाद हुआ, परिवार के विचार और नागरिक समाज के विचारों में द्वंद्व होता है यहाँ पे। ठीक है। परिवार के विचार और नागरिक समाज के विचारों से जो द्वंद्व होता है उससे संवाद निकलता है, यानी कि उससे राज्य का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आपको एक आगे चल के जो अगली वीडियो देखने को मिलेगी तो इसमें आपको यहाँ पर समझाया जाएगा वाद प्रतिवाद और संवाद की कैसे कैसे प्रोसेस हैं, क्या क्या होता है ना। फिर उसके परिवार की क्या क्वालिटीज हैं, नागरिक समाज की क्या क्वालिटीज हैं और राज्य की क्या क्वालिटीज हैं, इन तीनों को हम एक एक करके देख लेंगे। फिर हीगल के अन्य विचार देखेंगे, वो अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि 3 घंटे आज नुकसान नहीं होता मेरा 1.5 घंटे का, तो मैं आज 2 वीडियो पढ़ा के ये हीगल खत्म कर देता। ठीक है। लेकिन अब ईश्वर की मर्जी है भाई, क्या कर सकते हैं, उसमें गलती तो ना तो मेरी थी ना तो किसी की थी, क्योंकि मैंने देखा नहीं बाद में, 10 मिनट तक तो सही चला था। क्योंकि देखो जब मैं वीडियो बनाता हूँ उसके पहले मैं 2-3 मिनट की रिकॉर्डिंग करके चेक करता हूँ कि वॉइस सही सही आ रही, साउंड सही है, कैमरा माइक सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा, वो सारी टेस्टिंग करने के बाद बीच में भाई अब मैं तो इंश्योर हो गया था कि भाई चीजें सही चल रही है, लेकिन बाद में क्या हो गया, कहाँ से मिस्टेक आ गई मुझे नहीं पता। टेक्निकल चीजें हैं, कुछ ना कुछ फॉल्ट आ जाता है कभी ना कभी। तो इसकी वजह से आज मैं बहुत तब निराश हूँ अपने प्रयासों से। प्रयास मेरा अच्छा था 1.5 घंटे का, उसमें और अच्छे तरीके से मैंने शायद समझाया था, लेकिन कोई बात नहीं, अब जो हो गया उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अब आगे की जो वीडियो होंगी उसको आप और अच्छे तरीके से समझेंगे और वीडियो को आप कंटिन्यू देखेंगे, वीडियो से आप बने रहें। और ये जो रिसोर्स मैंने बनाया हुआ है टफ भाषा में है, आपको कठिन शब्द आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यही कठिन शब्द है ना क्या करेंगे, आपको एग्जाम में सहायता करेंगे, क्योंकि इन्हीं शब्दों को मैं तोड़ तोड़ कर आपको सिखा दूंगा। तो आप चाहे कोई सा बुक पढ़ेंगे,
तो बुक पढ़ के भी आप अच्छी चीजों को सीख सकते हैं, नहीं तो आपको बुक पढ़ने में समझने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये दिक्कत आपको आगे नहीं आएगी, और उम्मीद करता हूं कि जो पढ़ाया हूं आज की क्लास आपको बिल्कुल पसंद आएगी, क्योंकि इसमें मैंने सारी चीजों को एक डिटेल में समझाया, आपको कोई भी कहीं भी शॉर्ट नहीं समझाया है। शॉर्ट वहां पे पढ़ाया जाता है जहां पे आप कोचिंग पढ़ते हैं। आप देख लो, आप कोई कोर्स किसी का भी खरीद लीजिए, ऑनलाइन कोर्स, आपको 300 वीडियो मिलेंगी, 300 से 400 वीडियो मिलेंगी, 400 वीडियो में आपका 10 यूनिट होगा, है ना। लेकिन आप अभी मेरे वीडियो पे देखेंगे 137 वीडियो हो चुका है, लेकिन यूनिट कितना हुआ है 1। अब आप सोच रहे होंगे अब 10 यूनिट में पढ़ाऊंगा तो कम से कम 900 या 1000 वीडियो हो जाएंगे, और इस 10 यूनिट के 10 टेस्ट सीरीज, उसके भी 1000 वीडियो समझ लीजिए, उसके भी कम से कम 1000 नहीं तो 200 वीडियो 300 वीडियो तो समझ लीजिए। फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद जो एग्जाम के एनालिसिस के पॉइंट्स ऑफ व्यू से जो चीजें कंटेम्प्रेरी एग्जाम में पूछी जा रही हैं बार बार, वो उसको एनालाइज कराऊंगा। तो सारी चीजों को मिलाकर मेरा काम है कि धीरे धीरे एक प्रोसेस चलता रहेगा, जैसे हीगल का प्रोसेस वाद प्रतिवाद संवाद के माध्यम से चल रहा है, वैसे ही मेरे भी जो कॉन्सेप्ट हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और आपको अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। और मेरा एक सजेशन है कि कोचिंग में पैसा आप वेस्ट मत कीजिए, आप खुद से पढ़िए। मैं मानता हूं कि मेरा दिसंबर में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन आप खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप 4-5 हजार रुपए अपना क्यों वेस्ट करेंगे, आप खुद से पढ़िए। जो चीजें समझ में नहीं आएगी आप मुझे मैसेज कीजिए, आपको मैं समझाने के लिए रेडी हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। फिर आप पढ़ते जाइए, आप अपने पेज पर एक डाउट लिखिए, जो डाउट समझ में नहीं आएगा मैसेज कर दीजिए, मैं मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा, बात क्लियर हो जाएगी। और वीडियो तो है ही आपके पास, है ना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।